जिस दिन से फेरी डॉक्टर जहर खाकर बेहोश हो गई थी। घाटी में दिन एक बार फिर से सुकून भरे और शांतिपूर्ण दिनों की तरह हो गए थे। ये संभावना थी कि फेरी डॉक्टर बहुत दुखी थी, क्योंकि जियाओ यान ने उसकी हालत के बारे में जानने के बाद खुद को दूर नहीं किया। अब वो उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह जियाओ यान से बात ना करे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान की दया से उत्पन्न कार्यों ने किसी तरह फेरी डॉक्टर का पूरा भरोसा जीत लिया था। इस संबंध में जियाओ यान को भी आश्चर्य हुआ। दिन ब दिन घाटी में शांतिपूर्ण दिन धीरे धीरे बीतते गए। जियाओ यान के शरीर में बैंगनी लौ लगातार मजबूत होती गई, क्योंकि जियाओ यान गर्म सूरज के नीचे कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से दृढ़ था। बेशक ये गति काफी हद तक एमेथिस्ट एसेंस द्वारा दिए गए समर्थन के कारण थी। अगर ये जादुई वस्तु नहीं होती तो जियाओ यान को बैंगनी लौ को इस हद तक विकसित करने में कई साल लग जाते। ये गर्म सूरज के नीचे एक और कठिन प्रशिक्षण सत्र था। जब जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसकी काली आंखों में बैंगनी रंग की तेज लौ बहुत देर तक बनी रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। इस प्रशिक्षण के अंत में जियाओ यान हमेशा की तरह गर्म सूरज से छिपकर खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें सिकोड़ ली और दूर से विशाल गर्म सूरज को घूरने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीरे से चिल्लाया, प्रकट हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, एक बैंगनी रंग की लौ जियाओ यान के हाथ पर हिंसक रूप से उठी। वर्तमान बैंगनी लौ ने न केवल उसके हाथ को बल्कि उसके अग्रभाग को भी ढक लिया, जो धीरे धीरे बंद होने से पहले उसकी कोहनी तक फैल गई। अपना सिर नीचे करके और अपने हाथ को बैंगनी रंग की लौ से ढका हुआ देखकर जियाओ यान के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने अपनी मुट्ठी कसी और जमीन पर जोर से मारा। एक विस्फोट के बाद जहां जियाओ यान की मुट्ठी जमीन से टकराई थी, वहां से कई दरारें निकली और पहाड़ की दीवार तक पहुंचने तक फैलती रही। क्या शक्तिशाली बल है! एक मुक्के से हुए नुकसान को देखते हुए जियाओ यान खुद को रोक नहीं पाया और अवाक रह गया। यह मुश्किल से पार करने योग्य है, लेकिन बैंगनी लौ की वर्तमान शक्ति आपके नियंत्रण की सीमा तक पहुंच गई है। यदि आप इसी तरह प्रशिक्षण जारी रखते हैं तो जल्द ही एक प्रतिक्रिया हो सकती है। याओ लाओ रिंग से बाहर निकल आया, उस हाथ पर नजर डाली जो बैंगनी लौ से आधा ढका हुआ था और कहा, वास्तव में ये जल्द ही सीमा तक पहुंच जाएगा। भंवर में बैंगनी लौ पर मेरा नियंत्रण स्पष्ट रूप से पहले जितना आसान नहीं है। यदि इसे बढ़ने दिया जाता है तो ये मुझ पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। जियाओ यान ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ये ऐसा है। याओ लाओ मुस्कुराया और फुसफुसाया, तो इससे पहले कि ये आपको काटने का मौका दे, आप इसे निगल लेंगे। अपना सिर नीचे करके और अपने हाथ पर मुरझाती लौ को देखते हुए जियाओ यान ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और पूछा, हम इसे कब करेंगे? कल दोपहर। आज आपको कुछ चीजें तैयार करने की आवश्यकता होगी। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें क्या तैयार करने की आवश्यकता है? बैंगनी लौ को निगलना और क्यूई विधि विकसित करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये बैंगनी लौ स्वर्गीय लौ से बहुत कमतर हो सकती है, लेकिन 9 सितारा डूझे के रूप में आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे सफलतापूर्वक निगलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने के लिए आपको 2 अलग अलग औषधीय गोलियां तैयार करने की आवश्यकता है। याओ लाओ हंसे। पथ रक्षक गोली और बर्फीले हृदय की गोली, ये 2 प्रकार की गोलियां टियर 2 औषधीय गोलियां हैं। सामान्य परिस्थितियों में टियर 1 कीमियागर के रूप में अपनी ताकत से उन्हें परिष्कृत करने में सफल होना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब जब आपके पास बैंगनी लौ है, जो एक साधारण डू क्यूई लौ से बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो आपके पास सफल होने की संभावना बढ़ गई है। पथ रक्षक गोली, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके क्यूई पथों की रक्षा करने का प्रभाव रखती है।
जब आप बैंगनी लौ को निगल रहे होते हैं तो आपको बैंगनी लौ को लौ मंत्र के क्यूई पथों के साथ ले जाना होगा। हालांकि इस तरह की सार लौ कोमलडू क्यूई से अलग है। ये जहां भी गुजरेगी वहां बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और चूंकि क्यूई पथ प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसका अर्थ है कि वे थोड़ी सी भी क्षति नहीं उठा सकते हैं, इसलिए ये पथ रक्षक गोली ऐसी चीज है जिसे आपको बनाना चाहिए। याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा। इसके अलावा बैंगनी लौ की प्रकृति दबंग और जंगली है। जब आप इसे निगलते हैं तो बैंगनी लौ में निहित जंगली प्रकृति आपके दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर देगी। यदि आपके दिमाग पर अतिक्रमण किया जाता है तो लौ को निगलने का आपका इरादा स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह आपको एक ऐसे भय से ग्रसित कर सकता है जिसे दूर करना मुश्किल है। इसलिए जब आप बैंगनी लौ को निगलते हैं तो ये 2 गोलियां जरूरी हैं। याओ लाओ के गंभीर तरीके को देखकर जियाओ यान ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिला दिया। ये औषधीय गोलियों के लिए 2 सूत्र हैं। आवश्यक औषधीय सामग्री इस छोटी घाटी में एकत्र की जा सकती है। इसके अलावा आपको 1 रैंक 2 वुड टाइप मॉन्स्टर कोर और 1 रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर की भी आवश्यकता होगी। याओ लाओ की उंगली ने हल्के से जियाओ यान के माथे को छुआ और आवश्यक जानकारी को उसमें प्रेषित किया, जबकि उसने उसे अन्य जानकारी बताई। 1 लकड़ी और 1 आइस टाइप रैंक 2 मॉन्स्टर कोर। यह सुनकर जियाओ यान चुप हो गया, लेकिन जल्दी से असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। उसके वर्तमान स्टॉक में केवल 1 रैंक 2 वुड टाइप मॉन्स्टर कोर था। पिछली बार जब वो अपनी ताकत का आकलन करने की कोशिश कर रहा था तो उसे रैंक 2 मैजिक बीस्ट को मारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर के लिए उसके पास एक भी नहीं था। शेष समय में ऐसा लग रहा था कि उसे इस तरह के मॉन्स्टर कोर वाले मैजिक बीस्ट का शिकार करने के लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करना पड़ सकता है। जियो यान ने अपनी आंखें बंद की और 2 प्रकार की औषधीय गोलियों के लिए आवश्यक औषधीय अवयवों को याद किया। उसके बाद उसने चट्टान से नीचे कूदने से पहले आकाश की ओर एक और नजर डाली। उसने घाटी में फेरी डॉक्टर को चुपचाप साथ रंगीन जहर की किताब का अध्ययन करते हुए पाया और घाटी छोड़ने का मकसद बताया। जब उसने सुना कि जियो यान रैंक 2 मैजिक बीस्ट का शिकार करने जा रहा है तो फेरी डॉक्टर चिंतित हो गई और उसके साथ जाना चाहती थी। हालांकि उसे जियो यान ने रोक दिया। आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो रैंक 2 मैजिक बीस्ट का सामना करते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता था। परी डॉक्टर असहाय होकर उसके साथ जाने का निर्णय छोड़ ही सकती थी कि तभी जियाओ यान ने उसे रोक दिया। हालांकि वो अभी भी चिंतित थी, जिससे उसने एक जहर की गोली देने का संकेत दिया, जिसे उसने सावधानी पूर्वक बनाया था। परी डॉक्टर की जहर बनाने की क्षमता के बारे में बहुत स्पष्ट होने के कारण जियाओ यान ने मना नहीं किया और सावधानी से काली गोली रख ली। उसने अपना धन्यवाद व्यक्त किया और पहाड़ की दीवार की ओर भागा। परी डॉक्टर की निगरानी में उसके पैरों ने जमीन पर धमाका करते हुए एक विस्फोटक ध्वनि जारी की। एक रॉक की तरह उसका शरीर घाटी की चोटी की ओर उछला। चोटी पर खड़े होकर जियाओ यान ने घाटी के तल पर मौजूद परी डॉक्टर को हाथ हिलाया। उसके बाद उसका शरीर हिल गया और बैंगनी बादल के पंख आराम से उसके पीछे खुल गए, जिससे गर्म सूरज के नीचे बैंगनी रोशनी के कुछ हिस्से फैल गए। जैसे ही जियाओ यान घाटी के शीर्ष पर खड़ा हुआ, उसने अपनी आंखें उठाईं और मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की एक छोटी सी रूपरेखा देखी। जो क्षेत्र दिखाई दे रहे थे उनमें गहरे हरे रंग के पेड़ उसकी दृष्टि के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर रहे थे। कभी कभी पर्वत श्रृंखला से एक तेज हवा चलती थी, जिससे पेड़ों पर हरे रंग की लहरें उठती थी, जो एक शानदार नजारा पेश करती थी। जियाओ यान ने अपना सिर उठाकर धधकते सूरज को देखा और अपना पसीना पोंछा। उसकी पीठ पर लगे पंखों की जोड़ी फड़फड़ाने लगी और वह चट्टान के ऊपर से छलांग लगा गया।
जैसे ही पंखों की जोड़ी फड़फड़ाई, जियाओ यान ने लिफ्ट उधार ली और तेजी से मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर उड़ गया। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज बहुत विशाल थी। अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में रैंक 2 आइस टाइप मैजिक बीस्ट की खोज करना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। लगभग 1 घंटे तक खोज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जियाओ यान असहाय होकर याओ लाओ की मदद ले सका। उसकी असामान्य रूप से मजबूत आध्यात्मिक धारणा के कारण 1 किलोमीटर के दायरे में मैजिक बीस्ट की रैंक को उसकी खोज से बच निकलने में मुश्किल होगी। हालांकि याओ लाओ ने दोहराया था कि मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करने के बाद जियाओ यान को हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। लेकिन याओ लाओ को इस मौजूदा स्थिति के लिए उसे अस्वीकार करने का कोई बहाना नहीं मिला। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से उन्हें खोला और दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक रैंक 2 आइस टाइप मैजिक बीस्ट है, लेकिन लगता है कि कुछ समस्या है। क्या तुम जा रहे हो? अगर तुम नहीं जा रहे हो तो हम अपना स्थान बदल सकते हैं और फिर से खोज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा कि हमें फिर से खोज करने में कुछ समय बिताना होगा। याओ लाओ ने जिस दिशा की ओर इशारा किया, उसे देखते हुए जियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गया। उसी समय उसने एक एनर्जी रिकवरी पिल अपने मुंह में डाली और अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया, चलो पहले एक नजर डालते हैं। जियाओ यान तेजी से जमीन पर उड़ गया। जैसे ही वो अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था, उसने भौहें सिकोड़ ली। नीचे जंगल से भयभीत चीखें निकल रही थी। अलग अलग आवाजों से ऐसा लग रहा था कि वहां काफी लोग थे। शिक्षक, क्या ये वो जगह है? जियाओ यान ने अनिश्चितता से पूछा। नीचे जादुई जानवरों का शिकार करने वाले भाड़े के सैनिक हैं। लेकिन जब वे जादुई जानवर को आकर्षित कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि उन्होंने गलती से एक अतिरिक्त रैंक 2 बर्फ प्रकार के जादुई जानवर को आकर्षित कर लिया है, जिसके कारण वे अपनी वर्तमान अव्यवस्था की स्थिति में आ गए। याओ लाओ की हंसी रिंग से बाहर निकल गई। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी पीठ पर पंखों की जोड़ी को याद किया, जो उसकी पीठ पर टैटू में बदल गए। उसने हवा में कलाबाजी की और उसके पैर धीरे धीरे घने पत्तों से गुजरे और फिर एक बड़े पेड़ की शाखा पर उतरे। फिर उसने अपनी नजर नीचे घुमाई। जियाओ यान के नीचे खाली जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था। उस पर दर्जनों परेशान दिखने वाले भाड़े के सैनिक भाग रहे थे। इन भाड़े के सैनिकों के पीछे 2 रैंक 2 जादुई जानवर थे, जो लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इन भाड़े के सैनिकों में सिर्फ 1 डूजे की ताकत थी और स्वाभाविक रूप से वे 2 रैंक 2 जादुई जानवरों के सामने खुद को नहीं बचा सकते थे। इसलिए नीचे की स्थिति मूल रूप से मौत से बचने की उनकी कोशिश थी। इन भाड़े के सैनिकों को ध्यान से देखने के बाद जियाओ यान ने अचानक देखा कि ये सभी लोग एक ही भाड़े की कंपनी के थे। इसके अलावा कंपनी का बैज कुछ हद तक जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये भाड़े की कंपनी का गैंग और अन्य लोगों का था, जिनसे जियाओ यान ने उस समय मुलाकात की थी, जो थे खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी। जैसे ही जियाओ यान उस जगह को देख रहा था, नीचे लोगों के पस्त समूह से अचानक एक जानी पहचानी, भयभीत और तीखी चीख सुनाई दी। जियाओ यान शांत हो गया और उसने अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई। वहां उसने समूह के बीच एक छोटी लड़की को देखा, जो एक चट्टान पर ठोकर खाकर गिर गई थी। उस समय उसके पीछे एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर अपना बड़ा मुंह खोलकर अपने नुकीले दांत दिखाता हुआ क्रूरता से उसकी ओर झपटा। जियाओ यान ने अपनी भौहें एक साथ दबाई और उस छोटी लड़की को घूरा, जिसने जोर से चीख मारी थी। ये छोटी लड़की लिंग एर थी, जो उस समय का गैंग के छोटे समूह का हिस्सा थी। जियाओ यान की मौजूदा दूरी के कारण अगर वो उसे बचाना भी चाहता तो भी उसे बहुत देर हो जाती। इसलिए वो केवल सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान ही दे सकता था। जैसे ही जादुई जानवर लिंग एर को मारने वाला था,
एक गुस्से से भरी चीख सुनाई दी, जानवर भाग जाओ। चीखने के बाद एक मजबूत मानव आकृति अचानक जंगल के इलाके से बाहर निकली। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी और उसने घने डू क्यूई के साथ मिलकर रैंक 2 जादुई जानवर के पंजे पर हिंसक रूप से वार किया। तुरंत दोनों ने जल्दबाजी में एक कदम पीछे हट लिया। क्या? यह देखकर कि अचानक प्रकट हुआ व्यक्ति रैंक 2 जादुई जानवर के साथ सीधे टकराव में नहीं आ रहा। जियाओ यान ने तुरंत चौंक कर सांस ली। अंकल फीलेई, छोटी लड़की ने जल्दी से पुकारा। उस आदमी को अपने चरम पर देखकर मौत से करीबी मुठभेड़ से बचने की खुशी छोटी लड़की के पहले से ही बहुत पीले चेहरे पर उभर आई। लिंग एर, पीछे हटो। फीलेई नामक अपने चरम पर मौजूद व्यक्ति ने मुड़कर नहीं देखा। उसने बस एक आदेश दिया, जबकि उसने अपनी नजर उन 2 जादुई जानवरों की ओर घुमाई जो उसकी उपस्थिति के कारण एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, और अनजाने में उसके मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। 2 सितारा डूशी के रूप में अपनी ताकत के साथ वो ज्यादा से ज्यादा एक रैंक 2 जादुई जानवर को संभाल सकता था। कंपनी लीडर, हम क्या करें? एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भाड़े के सैनिकों के समूह से बाहर आया और पूछा। वो फीलेई की ताकत के स्तर को समझता था। का गैंग, पहले गठन को फिर से बनाओ। घबराओ मत, अन्यथा हम अलग हो जाएंगे और उनसे जीत जाएंगे। फीलेई की गहरी आवाज ने कहा। चाचा फीलेई, आप अपने दम पर 2 रैंक 2 जादुई जानवरों को नहीं हरा पाएंगे। लिंग एर ने अपनी आवाज में घबराहट के साथ कहा। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक लंबे हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसी समय एक महिला की ठंडी आवाज सुनाई दी, कंपनी लीडर को परेशान मत करो। महिला द्वारा पकड़े जाने पर लिंग एर ने दयनीय रूप से अपना सिर घुमाया और अविश्वसनीय रूप से अच्छी आकृति वाली महिला को देखा और कहा, किंग जीजी, हम जाकर अंकल फीलेई को अस्थायी रूप से उन्हें रोकने में मदद कर सकते हैं। जिस महिला को किंग जीजी के नाम से संबोधित किया जा रहा था, उसका शरीर लंबा और सुंदर था। उसकी त्वचा जेड सफेद रंग की नहीं थी, बल्कि सेक्सी कांस्य रंग की ओर अधिक झुकी हुई थी। एक काले रंग का टाइट और छोटा चमड़े का ब्लाउज उसके सीने के उभार को एक आकर्षक कोण पर प्रकट कर रहा था। चूंकि स्किन टाइट ब्लाउज छोटा था, इसलिए यह केवल उसके नाभि तक ही पहुंचता था, जिससे उसकी चिकनी और पतली कमर दिखाई देती थी, जो एक ऐसा नजारा पेश करती थी जिसे दूसरे लोग देखना चाहते थे। महिला का निचला शरीर भी इसी तरह एक छोटी टाइट काले रंग की चमड़े की स्कर्ट से ढका हुआ था। उसकी लंबी टाइट टांगों में से एक में एक लंबा खंजर लगा हुआ था। उसने जो छवि प्रस्तुत की वो जंगल में मादा तेंदुए की तरह थी, जो मजबूत और क्रूर होने की जंगली विशेषताओं से भरी हुई थी। जब पुरुष पहली बार इस तरह की महिला को देखते हैं जो जंगली विशेषताओं से भरी होती है, तो उनका पहला विचार उसे वश में करना होता है। इस महिला को, जो मादा तेंदुए की तरह होती है, चतुराई से उनके नीचे रेंगने देना। बेशक ये भी एक विचार था जो जियाओ यान ने पहली बार उसे देखने पर सोचा था। हालांकि ये विचार तुरंत ही त्याग दिया गया जब यह बना। आखिरकार उसके पास शुक्राणु से भरा मस्तिष्क नहीं था। कठिन प्रशिक्षण की इस लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप उसका संयम एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हमारे यहां मौजूद वर्तमान लोगों के साथ अगर हम अपने गठन को फिर से नहीं बनाते हैं, तो हम एक एक करके रैंक 2 मैजिक बीस्ट द्वारा मारे जाएंगे। अब हमें कमांडर लीडर के आदेश को सुनना चाहिए और अपने गठन को फिर से बनाना चाहिए। आपको परेशानी बढ़ाना बंद कर देना चाहिए। अगर आपने पहले कोई गड़बड़ी नहीं की होती, तो हम 2 मैजिक बीस्ट को क्यों आकर्षित करते? हमारे दोस्तों ने पहले ही इस वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जिस महिला को किंग जीजी के रूप में संबोधित किया गया था, उसने भौहें सिकोड़ी और लिंग एर को धीरे से डांटा। लिंग एर को इस तरह डांटने से कुछ शिकायत महसूस हुई, लेकिन वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो आज्ञाकारी ढंग से महिला के पास खड़ी रही। किंग ये,
अगर बाद में कुछ भी हो तो लिंग एर को साथ लेकर पहले चले जाना, हम उन्हें यही रखेंगे। सफेद कपड़े पहने एक युवक ने आकर कहा। लहराती आंखों की एक जोड़ी ने युवक की ओर देखा, जबकि किंग ये नाम की महिला ने धीरे से कहा, मैं कंपनी के नेता के आदेश के बिना पहले नहीं जाऊंगी, और अगर हम अपनी ताकत की तुलना करें तो तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। यह सुनकर सफेद कपड़े पहने युवक ने शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ी और लिंग एर की ओर हाथ हिलाया, जो जानबूझकर अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रदर्शित कर रही थी। मुलायन को ठंडा जवाब मिलते देख लिंग एर चुपके से हंस पड़ी। अगर उसने मुलायन को अतीत में किंग ये के साथ पक्षपात करने की कोशिश करते देखा होता तो वो निश्चित रूप से अपने दिल में गुप्त रूप से दुखी होती। हालांकि किसी कारण से मुलान दागे, जिसकी वो अतीत में पूजा करती थी, अब उसे पहले जैसा एहसास नहीं दे पा रही थी। इसके बजाय कभी कभी जब वो अपनी कल्पना को बेलगाम छोड़ती तो बिना किसी कारण के एक युवक की काली आकृति दिखाई देती। एक युवक जो अपनी पीठ पर एक बड़ा काला शासक लिए हुए था। अफवाहें कहती हैं कि उसने वास्तव में वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के मुशे को मार डाला, जो एक मजबूत डूजे है जिसे अंकल फी लेई को भी मात देनी होगी। कितना झूठा है वास्तव में यह कहना कि वो केवल 2 सितारा डूजे है। जैसे ही उसके छोटे हाथ ने किंग ये का हाथ पकड़ा जो उसके बगल में था, लिंग एर को वो गर्म खबर याद आई जो पूरे 1 महीने तक किंगशान टाउन में फैली हुई थी। युवा लड़की के दिल में एक अनजान भावना उभरी। खूनी लड़ाई भाड़े की कंपनी गठन में हम कंपनी के नेता को उस आइस टाइप रैंक 2 मैजिक बीस्ट को रोकने में मदद करेंगे। जब लिंग एर अपने दिवास्वप्न में खोई हुई थी तो का गैंग ने भाड़े के सैनिकों को तेजी से पुनर्गठित करने में कामयाबी हासिल की थी। उसने अपना हाथ लहराया और 10 से अधिक भाड़े के सैनिक तुरंत बड़े समन्वय के साथ बाहर निकले और रैंक 2 मैजिक बीस्ट में से एक की ओर बढ़े जो फी लेई पर हमला कर रहे थे। कमजोर भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा घेर लिए जाने और अवरुद्ध होने के कारण काफी बड़े आकार के मैजिक बीस्ट ने तुरंत एक भयंकर दहाड़ लगाई। इसके विशाल तीखे पंजे हिंसक रूप से नीचे की ओर वार करते हुए भयंकर रूप से एक बर्फीली शक्ति को बाहर निकालते हैं। ये शक्ति भाड़े के सैनिकों के हाथों में पकड़ी ढालों से टकराती है, जिससे उन पर बर्फ की एक पतली परत बन जाती है। हड्डियों को चुभने वाली ठंड के कारण कुछ भाड़े के सैनिकों ने जल्दी से उन ढालों को छोड़ दिया जो बर्फ की ढाल में बदल गई थी। इसे वापस पकड़ो। ग्राउंड टाइप डूजे आगे, फायर टाइप डूजे इसके कमजोर बिंदुओं पर हमला करें। पहले एक्सचेंज में एक वंचित स्थिति में गिर गई कंपनी को देखते हुए का गैंग ने जल्दी से आदेश दिया। का गैंग के आदेश देने के बाद बर्फ प्रकार के मैजिक बीस्ट ने अधीरता से आकाश का सामना किया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। तुरंत बर्फ की एक सफेद परत उसके पैरों के नीचे से तेजी से फैल गई और एक सफेद गैस किसी भी भाड़े के सैनिक के शरीर में बह गई जो बर्फ की परत के संपर्क में आया। बर्फीले तापमान ने उनके शरीर में खून को लगभग जमा दिया था। जिस संरचना को फिर से संगठित करने में बहुत प्रयास करना पड़ा, वो रैंक 2 मैजिक बीस्ट के इस हमले के तहत आसानी से कमजोर हो गई। संरचना को तोड़ने के बाद बर्फ प्रकार के मैजिक बीस्ट की आंखें लाल हो गई क्योंकि उसने अपनी हत्या की होड़ शुरू कर दी। कुछ भाड़े के सैनिक जो समय रहते बच नहीं पाए, वे तुरंत ही इसके द्वारा कुचल दिए गए और खून की उल्टी करते हुए वे पागलों की तरह पीछे हट गए। कंपनी लीडर, हम इसे और नहीं रोक सकते। रैंक 2 मैजिक बीस्ट के अत्याचारी नरसंहार को देखकर का गैंग का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया और उसने फेई लेई को चिल्लाते हुए कहा, जो दूसरे रैंक 2 मैजिक बीस्ट के साथ एक कठिन लड़ाई कर रहा था। फेई लेई के हाथ में बड़ी तलवार ने रैंक 2 मैजिक बीस्ट को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वो भी कुछ कदम पीछे हट जाए। सभी की निगाहों के सामने उसने अचानक अपना सिर उठाया, एक ऊंचे पेड़ का सामना किया और चिल्लाया, दोस्त, हम सभी मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में रहते हैं। अगर यह सुविधाजनक हो तो मुझे उम्मीद है
कि आप अपनी मदद बढ़ा सकते हैं। खूनी लड़ाई भाड़े के सैनिकों की कंपनी हमेशा आभारी रहेगी। फेई लेई की हरकत देखकर आसपास के खूनी लड़ाई के भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। फिर उन्होंने अपनी नजर उस जगह पर घुमाई जहां फेई लेई देख रहा था। फेई लेई की आवाज के बाहर भेजे जाने के कुछ ही समय बाद घने जंगल से एक जवाब आया। मैं उस रैंक 2 आइस टाइप मैजिक बीस्ट को मारने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर उसके शरीर में कोई राक्षस कोर है, ये आपका है। ये सुनकर फेई लेई को खुशी हुई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पुकारा, है, कंपनी लीडर वास्तव में स्पष्टवादी है। कुछ समय पहले आपकी कंपनी के कुछ सदस्यों ने मेरी मदद की थी। आज मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। हल्की हंसी के बाद जंगल में पत्तियां हिल गई। एक काली छाया तेजी से चील की तरह नीचे झपटी। डिंग! किंग ये ने अपने चांदी के दांतों को भींच लिया, क्योंकि वह बर्फ के प्रकार के जादुई जानवर से भिड़ गई जो उनके पीछे आ रहा था। जबरदस्त ताकत के कारण उसका सुंदर चेहरा तुरंत सफेद हो गया और वो जल्दी से पीछे हट गई। किंग ये को पीछे धकेलने के बाद जादुई जानवर ने एक खतरनाक जोरदार दहाड़ लगाई और एक बार फिर हिंसक रूप से आगे बढ़ा। जैसे ही किंग ये एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालकर जानवर से भिड़ने की योजना बना रही थी, अचानक एक काली छाया हवा से उड़ी और जमीन पर भारी रूप से गिर गई। एक हिंसक आवाज गूंजी जिससे पूरे इलाके में धूल फैल गई। जैसे ही धूल धीरे धीरे जमी, एक दुबला पतला युवक अपनी पीठ पर एक अजीब दिखने वाला विशाल काले रंग का शासक लिए हुए सभी की आंखों के सामने आया। जियाओ यान का गैंग ने अनजाने में ही आह भरी। प्रतीक के रूप में अद्वितीय विशाल शासक के साथ जियाओ यान को हर जगह पहचाना जा सकता था। हाँ, अंकल का गैंग, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सबसे पहले उसके पीछे बैठी किंग ये पर पड़ी और फिर उसके बगल में खड़ी का गैंग को देखकर मुस्कुराई। ठीक है, हम बाद में याद करेंगे। सबसे पहले हमें इस जानवर से छुटकारा पाना होगा। जियाओ यान ने का गैंग की ओर हाथ हिलाया, जिसका चेहरा बेकाबू खुशी से भरा हुआ था। पीछे मुड़ते हुए उसने अपने सामने विशाल रैंक 2 मैजिक बीस्ट का सामना किया और एक अनैच्छिक मुस्कान छोड़ी। उसने धीरे से अपना पैर उठाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। एक विस्फोट के बाद जियाओ यान का शरीर एक काली छाया में बदल गया और बिजली की तरह मैजिक बीस्ट के बाईं ओर दिखाई दिया। उसके हाथ ने शासक के मूठ को कसकर पकड़ लिया और अचानक गति में उसे खींच लिया। भारी जुआन शासक ने उसकी पीठ को छोड़ दिया और एक तीव्र हवा के दबाव के साथ मैजिक बीस्ट के सिर के ऊपर जोर से मारा। तुरंत विशाल बल ने मैजिक बीस्ट के विशाल शरीर को ऊपर फेंक दिया। ये धीरे धीरे रुकने से पहले कई पेड़ों को तोड़ता हुआ चला गया। शाबाश, फी लेई, जिसकी आंखें ऊपर देख रही थी। उसने जियाओ यान की भयावह चाल देखी और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। जियाओ यान के पीछे खड़ी किंग ये ने अनजाने में अपने नम लाल छोटे मुंह को अपने हाथ से ढक लिया जब उसने देखा कि जियाओ यान ने दूसरे नंबर के मैजिक बीस्ट को 10 मीटर दूर से ऐसे मारा जैसे कोई रबर की गेंद को मारता है। उसका चेहरा सदमे से भर गया। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इस दुबले पतले युवक में वास्तव में इतनी अविश्वसनीय ताकत थी। वाकई किसी व्यक्ति का उसके रूप रंग से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ ही दूरी पर लिंग एर की निगाहें जियाओ यान पर पूरी तरह से केंद्रित थी। उसकी अविश्वसनीय ताकत को देखकर उसकी आकर्षक आंखों में तुरंत एक अजीब सी चमक चमक उठी। दहाड़! दूर से बर्फ का जादुई जानवर, जिसे एक बार फिर से उड़ा दिया गया था, उठ खड़ा हुआ। उड़ाए जाने के अपमान के कारण वो गुस्से से दहाड़ने लगा। उसके पूरे शरीर पर बर्फीली हवा छाने लगी। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जियाओ यान की ओर 10 तीखे हिमखंड फेंके। हिमखंडों को अपनी ओर आते देखकर जियाओ यान ने अपने सामने भारी जुआन शासक पर वार किया।
कई झंझाट की आवाज के बाद ये बर्फ की लहर को पूरी तरह से रोकने में कामयाब रहा। जियाओ यान ने भारी जुआन रूलर को कसकर पकड़ लिया और रूलर के शरीर पर नजर डाली, जहां बर्फ की एक परत बन रही थी। वो हल्के से मुस्कुराया और उसकी हथेली पर धीरे धीरे बैंगनी रंग की लौ उठी। उसने रूलर की सतह को हल्के से रगड़ा और उस पर मौजूद सारी पतली बर्फ को पिघला दिया। दहाड़, ये देखकर कि बर्फ के टुकड़े का हमला बेकार था, मैजिक बीस्ट ने एक बार फिर आसमान की ओर मुंह किया और गुस्से से दहाड़ा। उसके सारे बाल सीधे हो गए, जबकि एक बर्फीली सफेद भाप ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। एक पल बाद धुंध बर्फ की सफेद बर्फ की एक परत में जम गई। बर्फ के कवच ने मैजिक बीस्ट को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे ये सूरज की रोशनी में बर्फ की नक्काशी जैसा दिखाई देने लगा। बर्फ के कवच से ढक जाने के बाद मैजिक बीस्ट ने अपने 4 पैर फैलाए और एक टैंक की तरह जियाओ यान पर हमला किया। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी सांस को स्थिर किया और उसने अपनी आंखें उठाकर मैजिक बीस्ट को विस्फोटक बल के साथ हमला करते हुए देखा। उसके हाथों ने भारी रूलर को छोड़ा और मुट्ठी में कस लिया। उसमें से बैंगनी रंग की ज्वाला उठी और उसके आधे हाथ को घेर लिया। अपना सिर नीचे करके और अपने हाथ में उठती ज्वाला को देखने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और जादुई जानवर को अपनी ओर आते देखा। इस समय जानवर के शरीर पर बर्फ के कवच के कारण ठंडी हवा का झोंका आया, जो जियाओ यान की ओर बढ़ते हुए बहुत दबाव ले गया। अपनी सांस छोड़ते हुए जियाओ यान ने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह उछला। सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने उसने जादुई जानवर से सीधे भिड़ने का फैसला किया। ये आदमी, क्या ये पागल है? जियाओ यान की हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक कर बुदबुदाने लगे। ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराने वाले थे, जियाओ यान ने अपने दिल में हल्के से आवाज लगाई। बैंगनी ज्वाला में ढकी मुट्ठी से अचानक एक तेज धमाकेदार आवाज निकली। कुछ ही देर बाद इसमें एक भयावह शक्ति थी और इसने जादुई जानवर के सिर पर बुरी तरह से प्रहार किया। उनके संपर्क में आने के लगभग तुरंत बाद जादुई जानवर पर लगा बर्फ का कवच जियाओ यान की बैंगनी लौ से पिघल गया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया, जिससे जादुई जानवर का सिर अंदर से दिखाई देने लगा। धमाका। बैंगनी लौ के साथ मुट्ठी ने जादुई जानवर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जियाओ यान की मुट्ठी ने बैंगनी लौ से गर्मी उधार ली और एक दबी हुई आवाज के साथ जादुई जानवर के सिर में एक छेद बना दिया। विशाल जंगल में एक निराशाजनक आवाज सुनाई दी। जियाओ यान की आधी भुजा जादुई जानवर के सिर में घुस गई और ताजा खून उसके हाथ से बहता हुआ नीचे की ओर बहता हुआ। आखिरकार कुछ हद तक शांत जंगल में एक अजीब सी हल्की आवाज करने लगा। उदासीनता से जादुई जानवर को देखते हुए, जिसकी खूनी लाल आंखें अभी भी खुली थी, जियाओ यान ने एक हल्की आह भरी। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा, एक कपड़ा निकाला और अपने हाथ से खून पोंछा। जैसे ही जियो यान का हाथ पीछे हटा, रैंक 2 मैजिक बीस्ट, जिसने खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी के 10 सदस्यों को सभी दिशाओं में भागने के लिए मजबूर किया था, आखिरकार सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने अपने बगल में गिरे हुए जादुई जानवर को देखा, जियाओ यान ने अपने हाथ में खून से भरा कपड़ा फेंक दिया, जिसके बाद उसने अपना हाथ घुमाया और एक खंजर दिखाई दिया। नीचे बैठते हुए उसने सभी को अनदेखा करते हुए जादुई जानवर का सिर काट दिया और धीरे धीरे उसके अंदर खोज करने लगा। कुछ और कट लगाने के बाद जियाओ यान की भौहें आपस में दबने लगी और उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने खंजर पर लगे खून को पोंछा और उसे रख लिया। अंत में वो खड़ा हुआ और उसे देखने वालों की ओर अपने कंधे उचकाए। ऐसा लगता है कि मैं बदकिस्मत हूं। कुछ भी नहीं है। जियाओ यान की बातें सुनकर
सभी धीरे धीरे अपने सदमे से उबरने लगे। जियाओ यान के खाली हाथों को देखते हुए का गैंग केवल अफसोस से अपना सिर हिला सकता था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, सब लोग आइए पहले कंपनी लीडर की मदद करें और दूसरे जादुई जानवर को खत्म करें। का गैंग की चीख सुनकर खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी के सभी सदस्यों ने जल्दी से अपने हाथों में हथियार पकड़ लिया और फेई लेई के युद्ध के मैदान की ओर झुंड बनाकर बढ़ने लगे और फेई लेई के आदेश के तहत एक समूह के रूप में मैजिक बीस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। भारी शासक को उठाते हुए जियाओ यान एक पेड़ के तने से टिका हुआ था। उसने अपने मुंह में घास चबाई और अपनी मुट्ठी पर खरोंच देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। हालांकि वो अपने मौलिक लाभ के कारण केवल एक झटके में रैंक 2 मैजिक बीस्ट को हराने में कामयाब रहा, लेकिन पर्पल फ्लेम की ताकत जियाओ यान की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगर ये किसी और समय के दौरान हुआ होता तो वो ऑक्टेन ब्लास्ट का उपयोग करने के बाद ज्यादा से ज्यादा रैंक 2 मैजिक बीस्ट को घायल कर सकता था। इसे मारना अभी भी असंभव होगा। जियाओ यान ने अपनी उंगली को स्टोरेज रिंग पर सरकाया और एक एनर्जी रिकवरी पिल निकाली। उसने बिना किसी को बताए इसे अपने मुंह में फेंक दिया और अपने गले को थोड़ा हिलाते हुए निगल लिया। उफ, अगर ये घटिया क्यूई विधि अभी भी विकसित नहीं हुई तो मैं ऊर्जा रिकवरी गोलियां खाने का खर्च भी नहीं उठा पाऊंगा। जियाओ यान ने असहाय होकर फुसफुसाया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे अपनी डू क्यूई को पुनः प्राप्त कर रहा है। जब उबा हुआ जियाओ यान पेड़ के तने से टिका हुआ था तो थोड़ी दूर से 2 खूबसूरत परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अरे जियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? एक युवती की प्यारी और स्पष्ट आवाज सुनकर जियाओ यान ने आलस से अपना सिर उठाया। उसने लापरवाही से लिंग एर को देखा और फिर कुछ देर के लिए राक्षस जैसी आकृति वाली दूसरी महिला पर अपना सिर टिकाया। अंत में उसने आलस से अपनी नजर हटा ली। जब उसका सामना इस युवती से हुआ जिसने उसे अनियंत्रित होने का आभास दिया था, तो जियाओ यान का उस पर कोई ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने उदासीन आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। जियाओ यान द्वारा उदासीनता से व्यवहार किए जाने पर लिंग एर का चेहरा कुछ हद तक चमकीला लाल हो गया। उसने अपना गीला और छोटा लाल मुंह खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो माहौल को शांत करने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानती थी कि उसने उस पर किस तरह का प्रभाव छोड़ा है। तुम्हारी हथेली से खून बह रहा है, क्या तुम्हें इस पर पट्टी बांधने की जरूरत है? उदास माहौल को देखकर शैतानी आकृति वाली महिला असहाय होकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल सकी। तुरंत जियाओ यान के कानों के पास ठंडी और तीखी आवाज सुनाई दी। जियाओ यान ने अपनी नजर उठाई और इस महिला को अच्छी तरह से देखा। उसने अपनी नजर उसके शरीर पर घुमाई और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसी तरह की असहाय आवाज में उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। जियाओ यान ने पहले की तरह ही उदासीन तरीके से प्रदर्शन किया, जिससे किंग ये थोड़ा चौंक गया। ऐसा नहीं था कि वो घमंडी थी, लेकिन अपनी शानदार उपस्थिति के साथ उसे शायद ही कभी ऐसा व्यवहार मिला हो। हालांकि वो एक घमंडी व्यक्ति भी थी। जब उसने जियाओ यान को अपना सिर हिलाते हुए अस्वीकार करते देखा तो उसने पूछताछ जारी नहीं रखी। इस प्रकार उन तीनों के बीच का माहौल एक बार फिर से अपनी निराशाजनक स्थिति में लौट आया। कुछ देर तक उदास माहौल जारी रहा, फिर जंगल के भीतर से जश्न की चीखें गूंजने लगी। उन तीनों ने सिर उठाया और पाया कि जादुई जानवर, जो मूल रूप से फी लेई के साथ कड़ी टक्कर दे रहा था, आखिरकार सभी की संयुक्त ताकत से हार गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने उत्साहित थे। जादुई जानवर के शव को एक तरफ रखते हुए फी लेई ने कुछ भाड़े के सैनिकों को राक्षस कोर की खोज करने का निर्देश दिया और का गैंग और अन्य लोगों को, जो एक साथ हंस रहे थे,
जियाओ यान की ओर ले गया। बेलगाम हंसी ने पक्षियों को जंगल से दूर भगा दिया। हा, भाई जियाओ यान, मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने पहले का गैंग का अभिवादन किया और फिर इस मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया, जो एक स्पष्टवादी व्यक्ति लग रहा था। किंगशान टाउन में मेरी कोई अच्छी प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? हाँ, इतनी कम उम्र होने के बावजूद तुम अपने हाथों से उस चालाक मुशे को मारने में सक्षम थे। तुम्हारी प्रतिष्ठा किसी से कम नहीं है। कम से कम मेरी खूनी लड़ाई वाली भाड़े की कंपनी में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। फी लेई ने जियाओ यान को परखा और खुद को सिर हिलाते हुए आहें भरने से नहीं रोक सका। जियाओ यान को अभी अभी लड़ते हुए देखने के बाद ऐसा लगा कि मुशे को मारने की उसकी अफवाहें सच थी। वो समझ नहीं पाया कि इस व्यक्ति ने कैसे प्रशिक्षण लिया है। 20 साल से कम उम्र होने के बावजूद वो इतना हास्यास्पद रूप से मजबूत कैसे हो सकता है? लापरवाही से मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए असहाय होकर कहा, मुझे खेद है। उस जादुई जानवर के शरीर में कोई रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर नहीं था, इसलिए मुझे खोज जारी रखनी होगी और मैं आप सभी से बात नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने बात की, जियाओ यान ने अपने हाथ में रखे भारी जुआन शासक को अपनी पीठ पर रख लिया और एक बार फिर लक्ष्य की तलाश में जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। मुझे सच में खेद है कि आपको अपने प्रयास के लिए कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप दूसरे मैजिक बीस्ट का मॉन्स्टर कोर क्यों नहीं ले लेते? ये ग्राउंड टाइप 1 है। फी लेई ने अपना हाथ हिलाया और माफी मांगी। इसे भूल जाओ। मुझे केवल आइस टाइप रैंक 2 मैजिक कोर की आवश्यकता है। आप इसे रख सकते हैं। मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हुए जियाओ यान मुड़ा और घने जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया। रुको! अचानक उसके पीछे से एक महिला की मधुर आवाज सुनाई दी, जिससे जियाओ यान ने अपने कदम रोक दिए और किंग ये का सामना करने के लिए संदेह से मुड़ गया। क्या आपको रैंक 2 आइस टाइप मैजिक कोर की बहुत जरूरत है? किंग ये ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ, मुझे इसकी जल्द ही जरूरत है। ये सुनकर किंग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाने और धीरे धीरे अपनी लंबी गर्दन से पेंडेंट को वापस लेने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। पेंडेंट का एक सिरा किंग ये के स्किन टाइट कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था और जैसे ही उसने धीरे से खींचा, पेंडेंट पूरी तरह से बाहर आ गया। पेंडेंट के अंत में एक गोल सफेद रंग का बर्फ का मोती लटका हुआ था। यह रैंक 2 मैजिक बीस्ट आइसी स्नो स्नेल का एक राक्षस कोर है। चूंकि तुमने एक बार हमारी खूनी लड़ाई भाड़े की कंपनी की मदद की थी, इसलिए इसे इनाम की तरह समझो। किंग ये ने खूबसूरत सफेद रंग के मैजिक कोर को छुआ। ऐसा लग रहा था कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर उसने इसे जियाओ यान की ओर फेंका और सहजता से जियाओ यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दूध के रंग के राक्षस कोर को पकड़ लिया। उसके हाथ का वो हिस्सा जिसने इसे पकड़ा था, गर्म और ठंडा दोनों महसूस कर रहा था। इसके अलावा पेंडेंट में एक हल्की सी शरीर की खुशबू रह गई थी, शायद किसी महिला की त्वचा पर लंबे समय तक रहने का नतीजा। किंग ये की हरकत देखकर फी लेई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। सोचने के बाद वो असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, चूंकि तुम तैयार हो तो जैसा चाहो करो, लेकिन ये तुम्हारा निजी सामान है। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं आपको मुआवजा देने के लिए कुछ ढूंढ लूंगा। आखिरकार ये कंपनी के नियम है, कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने हस्तक्षेप करके मदद नहीं की होती तो हम कम से कम अपने आधे सदस्यों को यहां खो देते। किंग ये ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपना सिर हिलाया। यह वास्तव में एक रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर है। अपने हाथ में मॉन्स्टर कोर की ऊर्जा को महसूस करने के बाद जियाओ यान के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने स्पष्ट रूप से मॉन्स्टर कोर को अपने पास रखा और अपना सिर उठाकर
किंग ये के सुंदर और खूबसूरत चेहरे को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये तुम्हारा है और मुझे तुम्हें खोने नहीं देना चाहिए। कैसा रहेगा? एक पल के लिए भौहें सिकोड़कर सोचने के बाद जियाओ यान ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक जेड की बोतल दिखाई दी। फिर उसने इसे किंग ये को फेंक दिया और एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, इसमें 5 एनर्जी रिकवरी पिल्स हैं, जो खतरे के समय में आपकी डू क्यूई को जल्दी से ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है। अगर हम कीमतों की तुलना करें तो ये आपके रैंक 2 मॉन्स्टर कोर से कम नहीं होना चाहिए। इसे एक उचित सौदा माने। किंग ये ने शुरू में दूसरे पक्ष से कुछ भी स्वीकार करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब एनर्जी रिकवरी पिल शब्द उसके कान में पड़े तो उसका सुंदर चेहरा उदास हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और सावधानी से जेड की बोतल पकड़ ली। जब उसने इसे खोला तो उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। ये एक औषधीय गोली है। ये सुनकर फी लेई और उसके आसपास के अन्य लोग भी भावुक हो गए। इस तरह की जगह में वे शायद ही कभी एक औषधीय गोली देख सकते थे जो किसी कीमियागर से उत्पन्न हुई हो। इसलिए जब उन्होंने देखा कि जियो यान 5 एनर्जी रिकवरी पिल्स निकाल सकता है तो वे सभी चौंक गए। इस युवक की पृष्ठभूमि प्रभावशाली लगती है। पैसे खर्च करने के इस तरीके को देखकर ऐसा लगा कि वो एक युवा मास्टर था जो अनुभव प्राप्त करने के लिए घर से बाहर आया था। वो म्यूशे वास्तव में काफी बदकिस्मत था। किंग ये के हाथ में जेड की बोतल देखकर फी लेई अपने दिल में चुपचाप कहने से खुद को रोक नहीं सका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। अलविदा। अपने हाथ में मॉन्स्टर कोर के साथ जियो यान वापस लौटने और बैंगनी लॉ को निगलने के लिए आवश्यक 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उत्सुक था। उसने तुरंत फी लेई का सामना किया और जमीन से उतरने से पहले अपने हाथों को एक साथ रखा और तेजी से घने जंगल में गोली चला दी। धीरे धीरे वो सभी की नजरों से ओझल हो गया। जियो यान को धीरे धीरे घने और अंधेरे जंगल में गायब होते देख फी लेई खुद को रोक नहीं सका और एक आह भरी। वो फूट फूट कर हंसा। मैं जियो यान को हमारी खूनी लड़ाई वाली भाड़े की कंपनी में शामिल होने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसके उदार व्यापार को देखकर मेरे पास अपना मुंह खोलने का चेहरा नहीं था। चलो चलते हैं। ऐसे बेतुके विचार सोचना बंद करो। अपनी प्रतिभा के साथ वो हमारी छोटी भाड़े की कंपनी में नहीं रहेगा। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूं तो यह संभावना है कि वो प्रशिक्षण के लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आया है। अपनी प्रशिक्षण प्रतिभा और गणनात्मक दिमाग के साथ विशाल दुनिया वो मंच है जहां वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है। हमारे लिए हमें केवल महत्वहीन भाड़े के सैनिक होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शायद 20 साल बाद जब वो किंगशान शहर लौटेगा तो वो दाडूशी या डूलिंग बन चुका होगा। किंग ये ने जेड की बोतल रखी, पीछे मुड़ा और धीमी आवाज में कहा, हां, ये सच है। फी लेई ने अपना सिर इस तरह हिलाया कि ऐसा लगा कि वो खुद का मजाक उड़ा रहा है। उसने अपना हाथ हिलाया और सभी को जोर से विजयी वापसी का गीत गाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे दोनों जादुई जानवरों के शव को किंगशान शहर वापस ले जा रहे थे। हालांकि उनके पास जियाओ यान जैसी प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वे छोटी मक्खियों की तरह अपनी आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। घने जंगल में घुसने और कुछ देर तक तेजी से भागने के बाद जियाओ यान आखिरकार रुक गया। उसकी पीठ थोड़ी कांप उठी और बैंगनी बादल के पंख धीरे धीरे खुल गए। उसके शरीर में डू क्यूई कुछ समय तक घूमता रहा और अंत में उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी में भर गया। तुरंत जियाओ यान का शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। पंखों की जोड़ी ने एक बार फिर से फड़फड़ाया और उसका शरीर जंगल की सीमा से मुक्त होकर नीले आकाश में उड़ गया। उसने अपने पंखों को फैलाने से पहले अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए एक पल लिया और जल्दी से छोटी घाटी की दिशा में उड़ गया। उड़ान यात्रा के दौरान जियाओ यान ने 3 ऊर्जा रिकवरी गोलियां खाई।
इससे पहले कि वो धीरे धीरे उस छोटी घाटी को खोज पाता जो घने कोहरे से ढकी हुई थी। उसने खुद को संभाला और घने कोहरे को चीरते हुए छोटी घाटी में उड़ गया। जब वो जमीन पर उतरने वाला था तो पंखों की जोड़ी कांप उठी और जियाओ यान के कंधों पर टैटू में बदल गई। एक कठिन लड़ाई से गुजरने के बाद जियाओ यान ने अनजाने में एक आह भरी, क्योंकि वो एक बार फिर इस शांतिपूर्ण घाटी में लौट आया। वो जल्दी से घाटी में पुआल के घर की ओर बढ़ा और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही परी डॉक्टर को पाया। जब उसने देखा कि जियाओ यान एक टुकड़े में वापस आ गया है, तो परी डॉक्टर के दिल का भार भी उसी तरह कम हो गया। परी डॉक्टर का अभिवादन करने के बाद जियो यान ने जल्दी से 2 प्रकार की गोलियों के लिए सभी आवश्यक औषधीय सामग्री एकत्र की। एक बार समाप्त होने के बाद वो औषधीय सामग्री लेकर पहाड़ की दीवार पर गुफा में कूद गया। बैंगनी लौ को निगलने के लिए 2 महत्वपूर्ण औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। गुफा में अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे जियाओ यान ने स्टोरेज रिंग के अंदर से औषधीय कड़ाही निकाली और उसे धीरे से अपने सामने रख दिया। फिर उसने पथरक्षक गोली और बर्फीले हृदय की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री अपने पास रख ली। जब उसने फिर से सब कुछ ध्यान से जांचा तो उसने आखिरकार एक सुकून भरी सांस छोड़ी, ये देखकर कि जियाओ यान औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आग जलाने वाला था। याओ लाओ धीरे धीरे और अस्थिर रूप से रिंग से बाहर निकल आया। वो एक बड़ी चट्टान पर उतरा, अपनी बाहें मोड़ ली और मुस्कुराते हुए जियाओ यान को काम करते देखा। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने से पहले याओ लाओ की ओर एक बार देखा। एक बार फिर उसके दिमाग में याओ लाओ द्वारा बताए गए 2 औषधीय सूत्र सामने आए और उसने प्रत्येक आवश्यक सामग्री की मात्रा और समग्र अग्नि तापमान की फिर से जांच की। एक बार उन्हें संशोधित करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की और धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रगड़ा। फिर उसने अपनी हथेली आग के आउटलेट पर रखी और उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में डूबने लगा। भंवर के केंद्र के भीतर से बैंगनी रंग की लौ को सावधानी पूर्वक वापस खींच रहा था। बैंगनी रंग की लौ को डू क्यूई ने घेर लिया, क्योंकि ये औषधीय कड़ाही में प्रवेश करने से पहले तेजी से उसके क्यूई पथ और हथेली से गुजरी। जब बैंगनी लौ औषधीय कड़ाही में घुसी तो एक हल्की धमाका हुआ। औषधीय कड़ाही के भीतर बैंगनी रंग की लौ उठी और जलने लगी। औषधीय कड़ाही की सतह पर लगे शीशे के माध्यम से जियाओ यान की आंखें बेतरतीब ढंग से उछलती बैंगनी रंग की लौ को देख सकती थी। जब बर्फ की तरह ठंडी औषधीय कड़ाही का तापमान धीरे धीरे बढ़ा तो जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और याओ लाओ की ओर मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर गंभीर हो गई, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक धारणा उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसके हाथ के माध्यम से औषधीय कड़ाही में प्रवेश किया और अदम्य बैंगनी लौ को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। आप शुरू कर सकते हैं। औषधीय कड़ाही में तेजी से शांत होती बैंगनी लौ को देखकर याओ लाओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और चुपचाप अपने दिल में टिप्पणी की, ये बच्चा आध्यात्मिक धारणा के उपयोग से परिचित हो रहा है। वो वास्तव में इतनी जल्दी लौ के तापमान को दबाने में सक्षम था। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए जियाओ यान के हाथ ने आदतन उसके बगल से एक गहरे हरे रंग का पौधा पकड़ लिया। इस पौधे को सदाबहार फूल कहा जाता था। पत्तियों में निहित गर्म ऊर्जा इसे उसके क्यूई पथों की रक्षा करने के लिए बहुत उपयुक्त बनाती थी। जियाओ यान की नजर उसके हाथ में मौजूद सदाबहार फूल पर पड़ी। उसका हाथ एक पल के लिए रुका और फिर उसे औषधीय कढ़ाई के अंदर फेंक दिया। जैसे ही सदाबहार फूल औषधीय कढ़ाई में घुसा, उछलती हुई बैंगनी लौ उस पर झपट पड़ी। एक पल में इसकी गहरे हरे पत्ते तेजी से भूरे हो गए। इस स्तर पर जियाओ यान की आध्यात्मिक धारणा ने काफी प्रयास करके बैंगनी लौ के तापमान को धीरे धीरे दबा दिया। हल्की लौ के बीच का तापमान न तो ठंडा था और न ही गर्म,
क्योंकि ये धीरे धीरे उसमें तैर रहे सदाबहार फूल को भून रहा था। जैसे जैसे भूनने की ये विधि जारी रही, सदाबहार फूल की पत्तियों की सतह पर हरे रंग के तरल की बूंदें बनने लगी। बनने वाले तरल की मात्रा में वृद्धि के बाद पत्ती तेजी से सिकुड़ गई। जब सदाबहार फूल से हरे रंग के तरल की आखिरी बूंद को बाहर निकाला गया तो सदाबहार फूल का शरीर काली कालिख में बदल गया और औषधीय कढ़ाई के तल में डूब गया। आह! बुरा नहीं है। आपकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक समझ के साथ कुछ दूसरे दर्जे के कीमियागर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। ये देखकर कि जियाओ यान अपने पहले कदम पर सफल हो गया, याओ लाओ मुस्कुराहट के साथ प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपने हाथ से इशारा किया। औषधीय कड़ाही के भीतर से हरे रंग का तरल चूसा। अंत में उसने इसे ध्यान से एक जेड बोतल में डाला। इसे अन्य अवयवों के साथ विलय होने तक संग्रहित किया। सदाबहार फूल से ऊर्जा तरल प्राप्त करने के बाद जियाओ यान ने 3 अन्य अलग अलग रंग के तरल पदार्थों और एक हल्के हरे रंग के पाउडर को परिष्कृत किया, जो डार्क क्लाउड स्पिरिट फ्रूट को भूनने से प्राप्त हुआ था। इन कुछ प्रकार के औषधीय पाउडर को परिष्कृत करते समय जियाओ यान ने अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक समझ के बावजूद 12 दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पहली बार था जब वो इस तरह की औषधीय गोली बना रहा था और आवश्यक लौन नियंत्रण और घटक मात्रा को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर घाटी में औषधीय अवयवों की बड़ी आपूर्ति नहीं होती तो उसे अपनी औषधीय अवयवों को समाप्त करने की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। एक चट्टान पर बैठे याओ लाओ ने चुपचाप जियाओ यान को दवा को परिष्कृत करते देखा। जब बाद वाले ने सभी आवश्यक औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की तो उसने अपना सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान जियाओ यान ने कई औषधीय अवयवों को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन विफलताओं की ये संख्या काफी अच्छी थी क्योंकि वह इन दवाओं को पहली बार परिष्कृत कर रहा था। सभी अवयवों को परिष्कृत करने के बाद जियाओ यान ने एक लंबी सांस ली। उसने स्टोरेज रिंग से एक एनर्जी रिकवरी पिल ली, उसे अपने मुंह में डाला और अपने पैरों को क्रॉस करके अपने शरीर में डू क्यू को पुनः प्राप्त किया। जियाओ यान के तरीके को देखते हुए याओ लाओ केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ यान अपनी क्यू विधि को विकसित करने की इच्छा से पागल हो रहा था। केवल थोड़ी देर के लिए परिष्कृत करने के बाद उसके शरीर में डू क्यू पहले से ही बहुत कम हो गया था। वर्तमान औषधीय गोली जिसे वो परिष्कृत कर रहा था वो केवल टियर 2 थी। यदि उसे टियर 3 या टियर 4 की दवा को परिष्कृत करना था तो जियाओ यान को अपने डू क्यू के समाप्त होने के कारण विफल होने से बचने के लिए अपने मुंह में मुट्ठी भर एनर्जी रिकवरी पिल्स रखनी पड़ सकती थी। अपने पैरों को क्रॉस करके और काफी देर तक आराम करने के बाद जियाओ याओ ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने याओ लाओ की असहाय अभिव्यक्ति को देखा और केवल कड़वाहट से मुस्कुराया। फिर उसने अपने बगल में सभी अलग अलग परिष्कृत सामग्री रखी और अपनी हथेली को हिलाया। एक बर्फ की तरह सफेद मॉन्स्टर कोर जो ठंडी हवा छोड़ रहा था उसके हाथ में दिखाई दिया। रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपनी उंगली हिलाई और मॉन्स्टर कोर को औषधीय कड़ाही में सटीक रूप से मारा। उसी समय जियाओ यान की हथेली ने औषधीय कड़ाही के अग्नि आउटलेट को तेजी से छुआ। उसने अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करके अचानक बैंगनी लौ के दबे हुए तापमान को छोड़ दिया। तुरंत बैंगनी लौ रोने की आवाज के साथ उठने लगी और कड़ाही के पूरे अंदरूनी हिस्से में फैल गई। उड़ती हुई बैंगनी लौ के भीतर रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर ने बर्फीली ठंडी धारा छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि वो नष्ट होने से बचने की उम्मीद में गर्मी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। औषधीय कड़ाही के भीतर बैंगनी लौ और बर्फीले कोहरे में गतिरोध शुरू हो गया। सफेद रंग के कोहरे की चादरें औषधीय कड़ाही के आवरण से रिसने लगी और पूरे आसपास के क्षेत्र में फैलती रही।
बढ़ती हुई मोटी सफेद गैस को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए याओ लाओ ने हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई। एक भयंकर बल ने सफेद गैस को बाहर निकाल दिया। तुरंत गुफा अपनी साफ अवस्था में लौट आई। हालांकि वर्तमान जियाओ यान के पास ये सब देखने की विलासिता नहीं थी। उसका सारा ध्यान बैंगनी लौ और बर्फ प्रकार के मॉन्स्टर कोर के बीच गतिरोध पर लगा हुआ था। उसके अंदर की बैंगनी लौ औषधीय कड़ाही में डाली जाती रही, जबकि आइस टाइप मॉन्स्टर कोर पीछे नहीं रहना चाहता था। वो नष्ट होने के अपने भाग्य से बचने के लिए संघर्ष करते हुए ठंडी हवा छोड़ता रहा। गतिरोध तब तक जारी रहा जब तक कि जियाओ यान ने एक और एनर्जी रिकवरी पिल निगल नहीं ली। हालांकि आइस टाइप मॉन्स्टर कोर में बहुत ज्यादा मात्रा में आइस एनर्जी थी, लेकिन एनर्जी के लिए कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। इसलिए पर्पल फ्लेम की लगातार ग्रिलिंग के तहत आइस टाइप मॉन्स्टर कोर की ठंडी हवा की बाधा आखिरकार टूट गई। बर्फ की हवा की बाधा के टूटने के बाद पर्पल फ्लेम ने एक उत्तेजित कर देने वाली आवाज निकाली। ये सभी दिशाओं से झपटा और आइस टाइप मॉन्स्टर कोर को घेर लिया और फिर उसे जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लॉ ने इसे लंबे समय तक जलाया, आइस टाइप मॉन्स्टर कोर की कठोर सतह पर धीरे धीरे कई दरारें दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद एक स्पष्ट दरार की आवाज सुनाई दी और मॉन्स्टर कोर की सतह राख में बदल गई और डूब गई। जब राख कड़ाही के तल पर जम गई तो बर्फ की तरह सफेद पेस्ट जैसी ऊर्जा की एक छोटी सी गेंद दिखाई दी और औषधीय कड़ाही के भीतर चली गई। जब उसने इस सफेद रंग की ऊर्जा पेस्ट की गेंद को देखा तो जियाओ यान के तनावग्रस्त चेहरे पर आखिरकार खुशी उभर आई। पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल थोड़ी देर तक ग्रिल करने के बाद उसने आखिरकार उसे चूसा और एक जेड बोतल में ठीक से स्टोर कर दिया। मॉन्स्टर कोर के भीतर से ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद जियाओ यान ने अपने सामने मौजूद कुछ परिष्कृत सामग्रियों को तेजी से पकड़ा और उन सभी को औषधीय कड़ाही में डाल दिया। पर्पल फ्लेम ने कड़ाही में मौजूद कुछ सामग्रियों को घेर लिया और उन्हें बहुत ही तीव्र तरीके से जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तीव्र लौ जलती रही, अलग अलग रंग की औषधीय सामग्री धीरे धीरे घुलने लगी। तरल और पाउडर एक दूसरे में घुलने लगे और धीरे धीरे लौ में घूमने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, औषधीय कड़ाही के भीतर एक प्रारंभिक औषधीय गोली का आकार धीरे धीरे और हल्का हल्का दिखाई देने लगा। वर्तमान औषधीय गोली की सतह बेहद असमान थी। इसकी सतह पर चमक हरे और बैंगनी रंग के धब्बों से बनी थी। जब कोई इसे देखता था तो ये एक अजीब दिखने वाली वस्तु लगती थी, जो किनारों से ढकी हुई थी, जो पूरी तरह से बनी हुई औषधीय गोली की गोलाई और चमक से बिल्कुल अलग थी। इस प्रारंभिक औषधीय गोली को देखकर जियाओ यान के दिल का भारी बोझ आखिरकार उतर गया। इस स्तर पर उसने शोधन प्रक्रिया का 90% पूरा कर लिया था। शेष चरण गोली को संघनित करना था। अपने हाथ में परिष्कृत राक्षस कोर ऊर्जा को लेकर जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और याओ लाओ को देखा। यह देखकर कि उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जियाओ यान ने एक हल्की सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षस कोर ऊर्जा को औषधीय कड़ाही में डाल दिया। जैसे ही सफेद रंग की पेस्ट जैसी ऊर्जा औषधीय कड़ाही में प्रवेश करती है, इसे जियाओ यान द्वारा प्रारंभिक औषधीय गोली को ढकने के लिए नियंत्रित किया जाता है, जिसके बाद गोली और ऊर्जा का मिश्रण धीरे धीरे घूमने लगता है। उसी समय जियाओ यान की आध्यात्मिक धारणा ने जल्दी से बैंगनी लौ के तापमान को दबा दिया। इसे एक ऐसे बिंदु तक सीमित कर दिया जहां यह न तो बहुत हल्का था और न ही बहुत गर्म था, क्योंकि ये धीरे धीरे राक्षस कोर से ऊर्जा द्वारा ढकी हुई औषधीय गोली को भून रहा था। गोली को संघनित करने के अंतिम चरण में लगभग आधे घंटे का समय लगा। राक्षस कोर से ऊर्जा धीरे धीरे लौ द्वारा औषधीय गोली में बदल गई। इस समय जियो यान को अचानक अपनी आध्यात्मिक धारणा याद आ गई, जिसका उपयोग वो बैंगनी लौ को दबाने के लिए कर रहा था। तुरंत बैंगनी लौ अशांत रूप से बाहर निकली
और एक जंगली तापमान लेकर आई, क्योंकि इसने एक पल में औषधीय गोली को घेर लिया। बैंगनी लौ को पूरी आजादी दिए जाने के तुरंत बाद फिर से दबा दिया गया और जल्दी से अपने सबसे कम तापमान पर वापस लाया गया। जैसे ही बैंगनी लौ धीरे धीरे पीछे हटी, औषधीय कड़ाही के भीतर एक जेड सफेद गोल गोली ध्यान खींचने वाले तरीके से दिखाई दी। इस जेड सफेद औषधीय गोली को देखकर जियाओ यान ने अनजाने में अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसे औषधीय कड़ाही से चूसा। इसके बाद उसने जल्दी से अपने पास से एक जेड बोतल निकाली और उसमें एक गोली रख दी। जियाओ यान का हाथ औषधीय कड़ाही से दूर चला गया और उसके अंदर की बैंगनी लौ तुरंत गायब हो गई। एक पल बाद गर्म औषधीय कड़ाही शांत हो गई। बोतल के अंदर औषधीय गोली को हिलाते हुए जियाओ यान ने बोतल के मुंह से निकलने वाली खुशबू को धीरे से अंदर लिया। उसका चेहरा इसे महसूस किए बिना नहीं रह सका। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपने बगल में याओ लाओ को हंसाते हुए कहा, पथ संरक्षण गोली सफल है। हां, बुरा नहीं है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ छोटी मोटी गलतियां थी, लेकिन आपका प्रदर्शन काफी अच्छा था। याओ लाओ ने सिर हिलाकर जियाओ यान की प्रशंसा की। उसने फर्श पर आईसी हार्ट पिल के लिए बनी औषधीय सामग्री पर नजर डाली और मुस्कुराया, थोड़ी देर आराम करो। इसके बाद तुम्हें आईसी हार्ट पिल को परिष्कृत करना होगा। उस सफलता के साथ मुझे लगता है कि इस बार तुम कम औषधीय सामग्री को नुकसान पहुंचा पाओगे। सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने सावधानी से पथ रक्षक गोली को अलग रख दिया। एक बार फिर उसने एक और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निकाली और उसे निगल लिया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में डू क्यूई के ठीक होने का इंतजार किया। आधे घंटे बाद जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो आखिरकार अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया था। अपने सामने औषधीय कड़ाही को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक बार फिर उसने एक गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। चीजें वैसी ही हुई जैसा याओ लाओ ने कहा था। पथ रक्षक गोली को परिष्कृत करने से मिली पिछली सफलता के साथ आईसी हार्ट पिल के लिए शोधन प्रक्रिया बहुत आसान हो गई थी। विभिन्न औषधीय अवयवों के लिए अलग अलग लौ तीव्रता से उत्पन्न होने वाली चंचलता के अलावा शेष चरण बेहद स्वाभाविक और बिना किसी दबाव के थे। शोधन प्रक्रिया ने बेहद नखरेबाज याओ लाओ को भी संतुष्ट कर दिया। इससे यह देखा जा सकता था कि जियाओ यान का प्रदर्शन कितना शानदार था। शोधन प्रक्रिया शुरू होने के 2 घंटे बाद उस समय जियाओ यान का चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखाई दिया। हालांकि उत्साह और खुशी की भावना और भी अधिक थी। ये 2 जेड बोतलों के कारण था जिन्हें उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। इन पारदर्शी जेड बोतलों में सफेद और हरे रंग की गोल चिकनी गोलियां थी जो शरारती ढंग से इधर उधर घूम रही थी। जियाओ यान के थके हुए चेहरे को देखकर याओ लाओ ने बाहर पहले से ही काले आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। गोलियों को परिष्कृत करने में लगभग उतना ही समय लगा जितना मैंने अनुमान लगाया था। दिन के समय तेज धूप के कारण बैंगनी लौ की ताकत बढ़ गई होगी। यदि आप उस समय बैंगनी लौ को निगलते हैं तो ऐसा करने में कठिनाई बढ़ जाएगी। इसलिए बैंगनी लौ को निगलने के लिए अब सबसे उपयुक्त समय है। तो क्या आप अभी भी दृढ़ रह सकते हैं? जियाओ यान ने अपने मंदिरों को रगड़ा और मुस्कुराया। बेशक, मैं केवल थोड़ा थका हुआ हूं। पूरी रात जागना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। है, ये अच्छा है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने पूछा, आपके पास कितनी ऊर्जा वसूली गोलियां हैं? 18। जवाब देने से पहले जियाओ यान की उंगली ने अंगूठी को टटोला। यह पर्याप्त होना चाहिए। निगलने की प्रक्रिया बाद में शुरू होने के बाद आपको तुरंत एक का सेवन करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपकी डू क्यू अपर्याप्त है। यह कोई मजेदार बात नहीं होगी अगर आपको अचानक कभी भी अपनी डू क्यू समाप्त हो जाए।
याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। हाँ। जियाओ यान ने अपना सिर भारी रूप से हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अब हम परिणाम देखेंगे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह देखने में भी दिलचस्पी है कि इस बैंगनी लॉ के साथ लॉ मंत्र कितना विकसित हो सकता है। याओ लाओ ने अपनी सांस छोड़ते हुए कहा कि वो इस तरह से कह रहा था कि वो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी भी मामले में ये सीधे जुआन वर्ग में नहीं जा सकता। इस बारे में जियाओ यान अभी भी अपनी सीमाओं को समझता था। हालांकि बैंगनी लॉ की ताकत अच्छी थी, फिर भी इसके और स्वर्गीय लॉ के बीच एक बड़ा अंतर था। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि जुआन वर्ग तक पहुंचना असंभव है। क्यूई विधि के लिए प्रत्येक वर्ग के बीच की छलांग पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी की तरह है। बैंगनी लॉ एक ही वर्ग के भीतर मंत्र को एक अलग स्तर तक विकसित करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन अगर वो इसे एक अलग वर्ग में विकसित करना चाहती है, मुश्किल। याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए डांटा। जियाओ यान ने जोर से हंसा, लेकिन बोलना जारी नहीं रखा। वो पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आत्मा को शांत किया और एक पल के लिए चुपचाप बैठा रहा, तो उसकी आंखें अचानक खुल गई। उसकी काली आंखों के भीतर एक चमकदार रोशनी चमक उठी। जब उसकी आंखों में चमक कम होने लगी, तो जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और याओ लाओ का सामना किया। हां, शुरू करो, ये समय है। जियाओ यान को देखते हुए याओ लाओ मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। अपने सिर को जोर से हिलाते हुए जियाओ यान की नजर उसके सामने रखी 2 जेड बोतलों पर पड़ी, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिमाग उसके शरीर में डूब गया। उसके दिमाग के नियंत्रण में उसके निचले पेट में भंवर अचानक तेज गति से घूमने लगा। इसकी बढ़ी हुई घूर्णन गति के बाद भंवर में बैंगनी लॉ के समूह बाहर फेंक दिए गए। जो बैंगनी लॉ बाहर फेंकी गई थी, वो हैरान लग रही थी। जो साथी कुछ दिन पहले उसके साथ काम कर रहा था, उसने अचानक उसे बाहर क्यों भगा दिया? बाहर फेंकी गई बैंगनी लॉ ने धीरे धीरे भंवर से बाहर फेंकी गई सभी बैंगनी लॉ को इकट्ठा किया और अंततः बैंगनी लॉ की एक तीव्र गेंद का निर्माण किया। जैसे ही बैंगनी लॉ ने बिना सोचे समझे भंवर में घुसने का प्रयास किया, भंवर के भीतर उमड़ती पीली डू क्यूई भंवर से बाहर की ओर बह निकली और उसके भीतर बैंगनी लॉ को घेर लिया। जियाओ यान के दिमाग के नियंत्रण में आसपास की पीली डू क्यूई ने बैंगनी लॉ को खींच लिया और लॉ मंत्र द्वारा निर्धारित निश्चित क्यूई पथों पर चलना शुरू कर दिया। जब डू क्यूई ने बैंगनी लॉ को घेर लिया, तो बाद वाले को खतरा महसूस हुआ। तुरंत उसने गुस्से में आसपास की डू क्यूई ऊर्जा से बाहर निकलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। हर बार जब वे हमला करते, तो वे बड़ी मात्रा में डू क्यूई ऊर्जा को जलाकर नष्ट कर देते। हालांकि भंवर से डू क्यूई की निरंतर आपूर्ति जारी रही। चाहे बैंगनी लॉ कैसे भी जलती, वो डू क्यूई द्वारा फंसे जाने से बच नहीं सकती थी। जब जियाओ यान के डू क्यू ने पर्पल फ्लेम को घेर लिया, तो उसने उस पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया। हालांकि इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपना पूरा ध्यान डू क्यू को नियंत्रित करने में लगाया, पर्पल फ्लेम को खींचकर एक लंबी और पतली लॉ में बदल दिया और फिर उसे फ्लेम मंत्र के प्रशिक्षण के लिए क्यूई मार्गों में तेजी से ले गया। जैसे ही डू क्यूई द्वारा घेरी गई पर्पल फ्लेम ने पूर्व निर्धारित क्यूई पथों में प्रवेश किया, जियाओ यान का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की कई छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती रहीं। टपकते पानी की तरह ये जियाओ यान के चेहरे पर बहता हुआ पहाड़ की चट्टान से टकराया और टैपिंग की आवाज के साथ टकराया। जियाओ यान ने अपने दांत भींच लिए। उसके शरीर में क्यूई पथों ने भयानक दर्द की तरह झटके दिए, जिससे उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डू क्यूई के शुरुआती सुरक्षा के साथ भी पर्पल फ्लेम के कारण होने वाला दर्द इतना तीव्र होगा। पथ सुरक्षा गोली खाओ।
जब जियाओ यान अपने दांत भींच रहा था और सहन कर रहा था, तो अचानक उसके कानों में याओ लाओ का कोमल आदेश सुनाई दिया। आदेश सुनते ही जियाओ यान के हाथ में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने अपने सामने एक छोटी जेड बोतल पकड़ी, जेड की सफेद गोली को बाहर निकाला और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। जैसे ही पथरक्षक गोली उसके मुंह में गई, ये एक गर्म और चिकनी धारा में बदलने लगी। ये तेजी से उसके गले में घुस गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अंत में जियाओ यान के दिमाग के नियंत्रण में इसने तेजी से उन सभी नसों को ढक दिया जिनसे लौ मंत्र का उपयोग करते समय लौ को गुजरना चाहिए, एक फीकी सफेद रंग की ऊर्जा झिल्ली की परत के साथ। हालांकि सफेद रंग की ऊर्जा झिल्ली की ये परत बेहद पतली थी, लेकिन इसका जो प्रभाव हुआ वो बहुत उल्लेखनीय था। पथरक्षक गोली निगलने के कुछ ही समय बाद जियाओ यान की तनावग्रस्त मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल होने लगी। उसका विकृत चेहरा भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसके क्यूई पथों से अभी भी कभी कभी कुछ जलन पैदा करने वाला दर्द निकल रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से उसके सहन करने की क्षमता के भीतर था। तीव्र दर्द से धीरे धीरे राहत मिलने पर जियाओ यान के दिल में आहें भर उठीं। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर उसे पथ रक्षक गोली की मदद नहीं मिलती तो उसके शरीर में क्यूई पथ डू क्यूई को अवशोषित और नियंत्रित कर सकते थे या नहीं। हो सकता है कि बैंगनी लौ के पूरी तरह से उसके क्यूई पथों से गुजर जाने के बाद वो वास्तव में अपंग हो जाए। यह सच है कि घर में एक बुजुर्ग का होना एक खजाने की तरह है। जियाओ यान ने खुशी से अपने दिल में बुदबुदाया। जियाओ यान के दिल में याओ लाओ की स्थिति तुरंत बढ़ गई। पथ रक्षक गोली की मदद से जियाओ यान बहुत अधिक आराम से था। हालांकि बैंगनी लौ की जलन के तहत उसकी डू क्यूई अविश्वसनीय दर से भस्म हो गई थी, लेकिन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियों को लगातार निगलने से मिली मदद ने उसे मुश्किल से संतुलन बनाए रखने की अनुमति दी। तनावपूर्ण माहौल में उसके शरीर में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब तक जियाओ यान को कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन वो लगातार सतर्क बना रहा। जैसा कि याओ लाओ ने पहले कहा था, निगलने की प्रक्रिया के दौरान किसी के क्यूई पथ के जलने के खतरे के अलावा बैंगनी लौ की जंगली प्रवृत्ति से व्यक्ति का दिमाग भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगा, जिससे व्यक्ति नियंत्रण खो देगा। याओ लाओ के शब्दों को अपने दिल में ध्यान में रखते हुए जियाओ यान ने गंभीरता से अपने दिमाग की रक्षा की। थोड़ी सी भी गलती करने की हिम्मत नहीं की। जब जियाओ यान ने लौ मंत्र के क्यूई पथ मार्ग के आधे हिस्से के लिए डू क्यूई द्वारा घेरे गए बैंगनी लौ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, तो जियाओ यान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसे अस्पष्ट रूप से महसूस होने लगा था कि जैसे जैसे निगलने की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिमाग में हल्की उत्तेजना के धागे धीरे धीरे चढ़ रहे थे। ये महसूस करते हुए कि उसका दिमाग बदल रहा है, जियाओ यान का दिल तुरंत भयभीत हो गया। उसे याओ लाओ के याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अपने सामने से आईसी हार्ट पिल को उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही आईसी हार्ट पिल उसके शरीर में घुसी, उसके गले के क्षेत्र से धीरे धीरे एक बर्फीली हड्डी काटने वाली अनुभूति हुई। उसके मन ने इस बर्फीले ठंडे एहसास को महसूस किया और थोड़ा कांप उठा। उसके हृदय में धीरे धीरे बढ़ती हुई उत्तेजना एक बची हुई बर्फ की लौ से टकराने जैसी थी, जो तेजी से पिघलकर गायब हो गई। अपने मन की रक्षा के लिए आईसी हार्ट पिल के साथ जियाओ यान को अब अपने मन की रक्षा खोने का डर नहीं रहा। तुरंत उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग डू क्यूई में शामिल बैंगनी लौ को अपने क्यूई पथों के माध्यम से पागलपन से प्रसारित करने के लिए किया। फ्लेम मंत्र के लिए निर्दिष्ट क्यूई पथों के माध्यम से बैंगनी लौ के घूमने का अनुसरण करते हुए जियाओ यान को अचानक एहसास हुआ कि डू क्यूई और बैंगनी लौ का एक धागा अजीब तरह से एक साथ मिलना शुरू हो गया है। नहीं, ये कहने के बजाय कि वे विलीन हो रहे थे, ये कहना अधिक उचित था कि बैंगनी लौ धीरे धीरे लौ मंत्र डू क्यू द्वारा भस्म हो रही थी।
इस दृश्य को देखकर जियाओ यान के दिल को आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई। इस स्थिति से वो एक बात की पुष्टि कर सकता था, इस लॉ मंत्र क्यू विधि में वास्तव में विकसित होने की चमत्कारी क्षमता थी। जैसे ही पीली पीली डू क्यू और बैंगनी लॉ मंत्र के लिए अंतिम क्यू पद से गुजरने वाली थी, वे दोनों लगभग पूरी तरह से एक हो गए थे। मूल रूप से पीली पीली रंग की डू क्यू उस समय पूरी तरह से एक हल्के बैंगनी रंग में बदल गई थी। इसके अलावा इस पीली बैंगनी डू क्यू की सतह पर एक उभरती हुई फीकी बैंगनी लौ थी। हालांकि इस बैंगनी लौ ने क्यू पथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखकर कि डू क्यू ने पूरी तरह से रंग बदल लिया था, जियाओ यान का दिल बेहिसाब खुशी से भर गया। उसने डू क्यू को परिसंचरण के अंतिम भाग को पूरा करने में निर्देशित करने के लिए अधिक प्रयास किया। डू क्यू का परिसंचरण तेजी से बढ़ता गया और अंत में पहले से ही रंग बदल चुके डू क्यू ने अंतिम क्यू पद से बाहर निकलकर एक परिपूर्ण और संपूर्ण चक्र पूरा किया। नई डू क्यू धारा निचले पेट में वापस आ गई। क्यू पद से बाहर निकलने के बाद बैंगनी रंग की डू क्यू सीधे और निरंतर रूप से लगातार घूमते हुए हल्के पीले भंवर में चली गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक डू क्यू, जिसने बैंगनी लौ को भस्म कर दिया था, क्यू पद से बाहर निकल रहा था, भंवर का रंग भी धीरे धीरे हल्के पीले रंग से हल्के बैंगनी रंग में बदलना शुरू हो गया था। जब बैंगनी रंग की डू क्यू का अंतिम धागा शिरा से बाहर आया तो भंवर लगभग पूरी तरह से हल्के बैंगनी रंग में बदल गया था। जियाओ यान के निचले पेट में घूमता हुआ भंवर अचानक रुक गया और चुपचाप खड़ा हो गया। उसी समय गुफा में बंद आंखों वाले जियाओ यान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से लगभग आधा इंच दूर तक एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकली, बिल्कुल किसी असली पदार्थ की तरह। एक पल बाद जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर झुकाया और याओ लाओ को देखा। बेवकूफी से उसने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। क्या मैं सफल हुआ? तुम सफल हो गए। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। वो पहले से ही महसूस कर सकता था कि जियाओ यान में एक डू क्यूई है जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। याओ लाओ को पुष्टि में अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियाओ यान के मुंह का कोना खुल गया और एक बेकाबू हंसी निकली, जिसने उसके दिल में उसकी बेकाबू खुशी की घोषणा की। हालांकि उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर से ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से उसके अंदर अनियंत्रित रूप से प्रवाहित हो रही है। शिक्षक, क्या हो रहा है? अपना सिर झुकाते हुए जियाओ यान ने भयभीत स्वर में पूछा। अप्रत्याशित परिवर्तन ने याओ लाओ को भी थोड़ा चौंका दिया। उसने भौहें सिकोड़ी, फिर जियाओ यान के सामने गया और अपनी हथेली से उसके शरीर को छुआ। एक पल बाद बूढ़े चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अच्छी चीजें वास्तव में अकेले नहीं आती है। जब एक आती है तो दूसरी और तीसरी आती है। बधाई हो, आपके लिए डू जे को तोड़कर डू शी बनने का समय आ गया है। क्या आप आगे बढ़ने वाले हैं? जियाओ यान ने याओ लाओ को देखा। वो स्तब्ध था। इन शब्दों से सदमे के बाद उसे धीरे धीरे होश आने में कुछ समय लगा। उसने आधे अविश्वास में, आधे खुशी में कहा, हां। अपने आसपास की ऊर्जा को तेजी से महसूस करते हुए याओ लाओ मुस्कुराया। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा मौका है। अगर तुम इसे चूक गए तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें अपने अगले अवसर तक कितना इंतजार करना होगा। भावनात्मक रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान के पास ये निर्धारित करने का समय नहीं था कि उसकी क्यूई विधि किस स्तर तक विकसित हुई है, क्योंकि वो जल्दी से एक बार फिर बैठ गया। उसके दोनों हाथ एक साथ आए और एक प्रशिक्षण मुहर बनाई, इससे पहले कि उसके विचार उसके शरीर में डूब गए। जैसे ही जियाओ यान एक प्रशिक्षण अवस्था में प्रवेश करता है, चारों ओर की ऊर्जा जो तेजी से बढ़ रही थी, वो तेजी से जंगली और हिंसक हो जाती है। आखिरकार जियाओ यान का शरीर एक ब्लैक होल बन गया,
क्योंकि ये लगातार हिंसक ऊर्जा को खा रहा था। जियाओ यान का दिमाग उसके शरीर में घुस गया और जल्दी से उसके छिद्रों से अंदर आ रही ऊर्जा को निर्देशित करना शुरू कर दिया। हालांकि इस ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके भीतर बहुत ज्यादा अशुद्धियां थी। इस प्रकार ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित होने से पहले क्यूई पथों से गुजरकर परिष्कृत करने की जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसने जिस डू क्यूई को इतनी मेहनत से प्रशिक्षित किया था वो दूषित हो सकती थी। हालांकि जियाओ यान पहले से ही आने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अंततः इसे दबाने का पूरा नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ था। आखिरकार ऊर्जा का दायरा वाकई बहुत भयानक था। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण जियाओ यान केवल एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता था, जबकि बाकी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने के लिए छोड़ दी गई थी। बेशक जियाओ यान ने पहले से ही प्रमुख क्षेत्रों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए भले ही ऊर्जा उसके शरीर के भीतर बेतहाशा प्रवाहित होने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन इसने जियाओ यान को केवल कुछ दर्द दिया, लेकिन वर्तमान में वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। जियो यान के सावधान नियंत्रण में उसके शरीर में भरी हुई प्राकृतिक ऊर्जा का एक हिस्सा उसके क्यूई पथों में एक चक्र के लिए परिचालित हुआ, फिर शुद्ध डू क्यूई ऊर्जा में परिष्कृत हुआ, जिसे उसने हल्के बैंगनी भंवर में डाला। इस शक्तिशाली डू क्यूई को डालना एक विशाल चट्टान को शांत झील में फेंकने जैसा था, जिससे विशाल लहरें पैदा हुई। मूल रूप से आराम से घूमने वाला भंवर अचानक डू क्यूई ऊर्जा की इस लहर के बहने के साथ बढ़ी हुई गति से घूमने लगा। जैसे जैसे घुमाव अधिक से अधिक तीव्र होता गया, एक भयंकर चूषण बल विस्फोटित हुआ। उस क्षण जियो यान ये महसूस करके भयभीत हो गया कि उसका मन वास्तव में उसके शरीर में प्रवेश करने वाली प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था। जियो यान के मन के दमन के बिना जियो यान के शरीर में बिखरी हुई प्राकृतिक ऊर्जा और उसके आसपास से प्राकृतिक ऊर्जा का निरंतर अवशोषण पागलों की तरह भंवर में चूसा जा रहा था। जियो यान के शरीर में भंवर के तेजी से घूमने के बाद गुफा में उसके शरीर से निकलने वाली चूषण भी तेजी से भयावह होती गई। अंत में धब्बेदार प्राकृतिक ऊर्जा ने जियो यान के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा पर्दा बना दिया, जिससे आसपास का वातावरण चकाचौंध भरा दिखाई देने लगा। याओ लाओ हवा में तैर रहा था और उसने जियो यान द्वारा पैदा की गई स्थिति को देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। ये आदमी क्या कर रहा है? वो इतनी अशुद्ध ऊर्जा को सीधे अपने भंवर में डालने की हिम्मत कैसे कर सकता है? याओ लाओ ने धीरे से सांस छोड़ी और तनाव में भौहें सिकोड़ी। उसने अपने अंदर की चिंता को दबा दिया और चुपचाप जियो यान को देखा। अपने मन में वो जियो यान को बचाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार था। स्थिति को देखते हुए जियो यान को अब और अधिक समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जैसा कि याओ लाओ बाहरी दुनिया में अनिश्चितता और चिंता दोनों महसूस कर रहा था, जियो यान अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए अपने दिल में भी थोड़ा घबरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके आसपास से ऊर्जा की अनियंत्रित बाढ़ और उसके दिमाग द्वारा इसे नियंत्रित करने और कम करने में विफल होने के कारण उसके क्यूई पथों में हल्की सूजन और कुछ दर्द महसूस होने लगा था। अगर वो इस तरह से ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता तो उसे अपने क्यूई पथों के फूलने और फटने का खतरा हो सकता था। कमीने, अभी रुक जाओ। इसे रोकने की कोई ताकत न होने के कारण जियाओ यान केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तेजी से घूमते बैंगनी रंग के भंवर पर बार बार दहाड़ सकता था। जियाओ यान को यकीन नहीं था कि दहाड़ प्रभावी थी या नहीं, लेकिन तेजी से घूमता भंवर अचानक थोड़ा सुस्त हो गया। हालांकि इससे पहले कि जियाओ यान अपना आश्चर्य व्यक्त कर पाता, भंवर एक बार फिर से और भी अधिक भयंकर गति से पागलों की तरह घूमने लगा। अरे! भंवर की हरकत देखकर जियाओ यान इतना क्रोधित हुआ
कि उसने तुरंत उसे कोसना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसकी डांट बंद हुई, उसे अचानक एहसास हुआ कि तेज घूर्णन के कारण बैंगनी रंग के भंवर की सतह धीरे धीरे बैंगनी रंग की ज्वाला की एक परत से ढकने लगी थी। भंवर का घूमना तेजी से बढ़ता गया और बैंगनी लौ भी तेजी से समृद्ध होती गई। इस समय उसके शरीर के चारों ओर बिखरी हुई प्राकृतिक ऊर्जा कुछ क्यूई पथों से गुजरी और उसके निचले पेट में घुस गई। फिर वे सभी दिशाओं से भंवर में घुस गए। जियाओ यान के दिमाग ने खालीपन से उमड़ती प्राकृतिक ऊर्जा को देखा और वो अपने दिल में रोया। अगर अशुद्धियों से भरी ऊर्जा भंवर के अंदरूनी हिस्से में घुस जाती तो वो सारी डू क्यूई, जिसे उसने प्रशिक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की थी, तुरंत नष्ट हो जाती। जियाओ यान के उदास अवलोकन के तहत उमड़ती प्राकृतिक ऊर्जा ने आखिरकार भंवर को छूना शुरू कर दिया। हालांकि जब उसने बैंगनी रंग की लौ को छुआ तो कुछ अजीब हुआ। उस मूल रूप से हल्के बैंगनी रंग की लौ की गरिमा उस पल भड़क उठी। एक पल में ये एक बैंगनी लौ में बदल गई जो आधे फुट बड़ी थी। बैंगनी लौ को छूने पर उमड़ती प्राकृतिक ऊर्जा तेजी से सिकुड़ गई। पलक झपकते ही विशाल प्राकृतिक ऊर्जा के समूह एक नाखून के आकार के आसपास छोटी तरल ऊर्जा की बूंदों में बदल गए। बैंगनी लौ ने ऊर्जा में सभी अशुद्धियों को जलाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें अपनी खुद की एक बुद्धि है, क्योंकि ये शुद्ध तरल ऊर्जा की इन बूंदों से बचती है, जिससे वे सीधे भंवर में टूट जाती है। जब तरल ऊर्जा तेजी से घूमते हुए बैंगनी रंग के भंवर में चली गई तो उसने तुरंत ऊर्जा तरंगों के घेरे बनाए। जियो यान के दिमाग के अवलोकन के तहत उसने अचानक महसूस किया कि तरल ऊर्जा की बूंदों के इनपुट के बाद बैंगनी रंग के भंवर का आकार अजीब तरह से धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। बैंगनी रंग के भंवर का आकार लगातार छोटा होता जा रहा था, लेकिन जियो यान ने चिंता नहीं की। वो महसूस कर सकता था कि हालांकि भंवर का आकार छोटा हो रहा था, लेकिन भंवर के भीतर समाहित डू क्यूई लगातार समृद्ध हो रहा था। बढ़ते हुए घने डू क्यूई भंवर को महसूस करते हुए जियाओ यान ने धीरे धीरे अपने डरे हुए एहसास को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह चुपचाप भंवर की क्रिया को देख रहा था। प्राकृतिक ऊर्जा की पहली लहर को बैंगनी लौ द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद शेष प्राकृतिक ऊर्जा इस वजह से गायब नहीं हुई। इसके बजाय भंवर की भयंकर चूषण शक्ति ने धब्बेदार प्राकृतिक ऊर्जा की तरंगों को हिंसक रूप से जियाओ यान के आंतरिक शरीर में घुसने के लिए प्रेरित किया, ठीक वैसे ही जैसे पानी भंवर में चूसा जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा के इस कभी न खत्म होने वाले प्रवाह का सामना करते हुए बैंगनी रंग के भंवर ने सीधे अपना आलिंगन बढ़ाया और आने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि जब ऊर्जा बैंगनी लौ की सीमा में प्रवेश करती है तो इसे भयंकर बैंगनी लौ द्वारा शुद्ध तरल ऊर्जा की बूंदों में जल्दी से परिष्कृत किया जाता है। अंत में जियाओ यान के शरीर में एक बूंदाबांदी की तरह ऊर्जा भंवर में टपकती है। अत्यंत शुद्ध तरल ऊर्जा के समर्थन से भंवर से उत्सर्जित चूषण प्रत्येक लहर के साथ मजबूत होता गया। अंत में बाहरी दुनिया में याओ लाओ भी इस पागल चूषण बल से थोड़ा प्रभावित हुआ। इस प्राकृतिक ऊर्जा के प्रभाव में जियाओ यान को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर में क्यूई पथ और हड्डियां अधिक कठोर और अधिक विशाल हो गई हैं। स्थिति के इस स्तर तक बढ़ने के साथ जियाओ यान अब इसमें शामिल नहीं हो सकता था। सब कुछ बैंगनी रंग के भंवर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। सौभाग्य से इस अजीब चीज ने वास्तव में अंधाधुंध तरीके से खिलवाड़ नहीं किया, अन्यथा जियाओ यान बुरी तरह से घायल हो सकता था। जैसे जैसे उसका मन उसके शरीर में घूमता रहा, जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्राकृतिक ऊर्जा की निरंतर तरंगों से उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। इस तरह की उदात्त भावना ने जियाओ यान को आराम से करहाने पर मजबूर कर दिया। गुफा के भीतर याओ लाओ ने जियाओ यान के चेहरे पर आरामदायक मुस्कान देखी और आखिरकार एक धीमी आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया
और मुस्कुराया। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस युवा लड़के के भीतर कुछ अज्ञात और रहस्यमयी घटित हो रहा था। अन्यथा वो इस तरह की अश्लील अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करता। बेशक जियाओ यान स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसके आराम की अभिव्यक्ति याओ लाओ के दिल में विशेष रूप से अश्लील बन गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सारा ध्यान बैंगनी रंग के भंवर की ओर आकर्षित था, जो तेजी से घूम रहा था। अज्ञात मात्रा में शुद्ध तरल ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वर्तमान बैंगनी रंग का भंवर जियाओ यान की हथेली से बड़ा नहीं था। हालांकि इसकी सतह पर बैंगनी रंग की लौ लगातार समृद्ध होती जा रही थी, कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। जियाओ यान के दिमाग के सावधानीपूर्वक अध्ययन के तहत वो अस्पष्ट रूप से ये पता लगा सकता था कि भंवर के भीतर कुछ तरल जैसी चीज लग रही थी। लालची अवशोषण लंबे समय तक जारी रहा, जब तक कि तेजी से घूमता बैंगनी रंग का भंवर अचानक स्थिर नहीं हो गया। एक पल के बाद यह विपरीत दिशा में घूमने से पहले रुक गया। यह देखकर कि भंवर अचानक से उल्टा घूम गया था, जियाओ यान अचंभित रह गया। वो अपने दिल में केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि भंवर लापरवाही से काम न करे। शायद भंवर ने जियाओ यान की प्रार्थना सुन ली थी। उल्टा घूम रहा बैंगनी रंग का भंवर किसी भी विनाशकारी शक्ति से रहित था। हालांकि शुद्ध तरल ऊर्जा जो मूल रूप से भंवर में बह रही थी, उल्टे घूमने से उत्पन्न बल के साथ सभी दिशाओं में फैल गई। बैंगनी रंग के भंवर द्वारा तरल ऊर्जा उसके शरीर के हर हिस्से में फेंकी गई। हर बार जब तरल ऊर्जा ने क्यूई पथ, हड्डी, रक्त या मांस को छुआ, तो जियाओ यान ने पाया कि तरल ऊर्जा उनमें समा गई थी। जियाओ यान के मन ने अस्तित्वहीन हवा की एक कोमल सांस छोड़ी। उसके दिल में एक अनियंत्रित खुशी उमड़ पड़ी। जियाओ यान महसूस कर सकता था कि तरल ऊर्जा के आत्मसात होने के बाद उसकी सभी हड्डियां, रक्त और मांस रूपांतरित हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे प्रचुर ऊर्जा से भर गए हों। उल्टा भंवर 10 मिनट से ज्यादा समय तक ऊर्जा बाहर निकालता रहा, फिर धीरे धीरे रुक गया। इसके धीमे रुकने के बाद जियाओ यान के शरीर के भीतर की भयंकर चूषण शक्ति भी कमजोर हो गई और फिर गायब हो गई। जिस समय चूषण शक्ति गायब हुई, जियाओ यान, जो क्रॉसलेग बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। तुरंत उसकी पीठ पर काले बाल उड़ गए और कपड़े बिना किसी हवा के बजने लगे। कुछ घंटों पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली क्रूर शक्ति की एक लहर उसके शरीर में जागृत हुई और उससे मुक्त हो गई। जियाओ यान के शरीर से जोश को महसूस करते हुए याओ लाओ मुस्कुराया और हंसा। बधाई हो, आज से तुम एक सच्चे डूशी हो। जियाओ यान के शरीर पर कपड़े काफी देर तक बाहर की ओर उभरे रहे और फिर आखिरकार जियाओ यान की त्वचा पर आराम करने लगे। जियाओ यान ने खड़े होने से पहले एक सांस छोड़ी और अपनी बगल में मुस्कुराते हुए याओ लाओ की ओर मुड़ा। अपना मुंह खोलकर और एक मुस्कान छोड़ते हुए जियाओ यान अपने चेहरे पर खुशी नहीं छिपा सका। 1 साल के समय के साथ उसे आखिरकार एक सच्चे डूशी के रूप में पदोन्नत किया गया था। इस दौरान उसने सफलता हासिल करने के लिए इतनी मेहनत और पसीना बहाया था कि वो अपने कोकून से बाहर निकलने वाली तितली की तरह था। डूशी बनने का मतलब था कि जियाओ यान ने उस वर्ग को छोड़ दिया था जिससे अधिकांश लोग संबंधित थे। हालांकि डूशी का वर्ग अभी भी डू क्यूई महाद्वीप में निचले स्तर पर माना जाता था, लेकिन इसे सबसे निचले वर्ग के डूजे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और बहुत उच्च वर्ग का माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओ यान अभी भी युवा था और खुद को मजबूत करने के लिए उसके पास बहुत समय था। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कस ली। एक ऐसी ताकत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके शरीर के हर हिस्से में बह रही थी। आज तक जब उसने खुद डूशी क्लास में कदम रखा, तब जाकर जियाओ यान को सही मायने में समझ में आया कि डूझे और डूशी के बीच कितना बड़ा अंतर था। उस समय
मुशे के साथ हुई लड़ाई को याद करते हुए वर्तमान जियाओ यान अपने दिल में खुशी मनाए बिना नहीं रह सका। अगर याओ लाओ ने उसे डी क्लास डू तकनीक नहीं सिखाई होती तो उसे मुशे को हराने में बहुत कठिनाई होती। चाहे वो कैसे भी उछल कूद करे, उसे मारना तो दूर की बात है। जगह पर खड़े होकर जियाओ यान ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में बांध लिया। तुरंत एक बैंगनी रंग की डू क्यूई अचानक उसके शरीर पर उभर आई। डू क्यूई के प्रकट होने के बाद ये अचानक थोड़ा पीछे हट गई। एक पल बाद ये धीरे धीरे जियाओ यान के कपड़ों के ठीक बाहर जमा हो गई, जो रक्षात्मक डू क्यूई की एक परत बनाती हुई प्रतीत हुई। शायद जियाओ यान द्वारा बैंगनी लौ को निगलने के कारण रक्षात्मक डू क्यूई के ऊपर फीकी उभरती हुई बैंगनी लपटें देखी जा सकती थी। डूशी का प्रतीक डू क्यूई क्लोक डूशी के सबसे व्यावहारिक कौशल में से एक था। म्यूशे के साथ लड़ाई में जियाओ यान ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा था। अतीत में जियाओ यान डू क्यूई क्लोक लाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन वो अपने पूरे शरीर को इससे नहीं ढक सकता था, जैसा कि उसने अब किया। इसके अलावा जियाओ यान ने अतीत में जो डू क्यूई क्लोक बुलाए थे, उनका उसकी गति, बचाव, हमले आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डूशी बनने के बाद ही बुलाए गए क्लोक में युद्ध में सहायता करने की ये क्षमताएं होंगी, कुछ ऐसा जो सभी डूजेस चाहते थे। शक्तिशाली दिखने वाले और सुंदर बैंगनी रंग के अग्नि क्लोक को देखकर जियाओ यान का चेहरा खुशी से भर गया और उसने कुछ तेज मुक्के मारे, जिससे एक भयंकर हवा बन गई। पहले से प्राकृतिक ऊर्जा की सफाई और मजबूती के बाद वर्तमान में वह अपनी मुट्ठी से सिर्फ अपनी ताकत से ही एक तीखी चुभने वाली आवाज निकाल सकता था। उत्साहित जियाओ यान को देखते हुए, जो लगातार एक डूशी की ताकत का परीक्षण कर रहा था, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने जियाओ यान के शांत होने का इंतजार किया और फिर पूछा, देखो कि क्या फ्लेम मंत्र विकसित हुआ है। ये किस स्तर का है, मध्यम या उच्च स्तर? याओ लाओ के सवाल ने जियाओ यान को अपने तेज मुक्कों को रोकने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसका दिमाग उसके शरीर में उतर गया। जियाओ यान का दिमाग उसके शरीर में उतरने के बाद वो जल्दी से निचले पेट में आ गया, जहां उसका डैनतियान था। इस समय यहां मूल रूप से बड़ा पीला पीला भंवर पूरी तरह से बैंगनी रंग के भंवर में बदल गया था, जो जियाओ यान की हथेली से भी छोटा था। उसका दिमाग छोटे बैंगनी रंग के भंवर में बह गया और अचानक उसे एहसास हुआ कि उस भंवर के भीतर बैंगनी रंग के तरल की 10 से ज्यादा बूंदें धीरे धीरे बह रही थी। बैंगनी रंग के तरल की ये बूंदें भंवर के सर्पिल का अनुसरण करती थी, जैसे झील में छोटी मछलियां। जियो यान का मन उत्सुकता से बैंगनी रंग के भंवर में घुस गया और चुपके से बैंगनी रंग के तरल की एक छोटी बूंद को अपने भीतर समाहित कर लिया। एक पल के लिए इसे महसूस करने के बाद जियो यान के दिल में एक अप्रतिबंधित खुशी उभरी। उसने महसूस किया कि बैंगनी रंग के तरल की इन छोटी बूंदों के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी। बैंगनी रंग के तरल के रहस्य को समझते हुए जियो यान का दिल एक बार फिर से डू शी और डू झे के बीच के विशाल अंतर को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो गया। उसने तुरंत एक भावनात्मक आह भरी। डू झे का भंवर एक गुब्बारे की तरह था, जबकि डू क्यूई गुब्बारे के भीतर मौजूद हवा की तरह था। इस गुब्बारे का एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो इसका था, और एक बार जब इसमें मौजूद डू क्यूई उस बिंदु पर पहुंच जाता जहां यह भर जाता, तो ये अब और अधिक डू क्यूई को समाहित नहीं कर पाता। अगर कोई और बलपूर्वक अंदर धकेलना चाहता तो भंवर गुब्बारे की तरह फट जाता और धमाके के साथ फट जाता। डू झे से डू शी में पदोन्नति करते समय सबसे बड़ा लाभ यह था कि गुब्बारे में भरी हुई डू क्यूई एक परिवर्तन से गुजरेगी, जो साधारण डू क्यूई की तुलना में कहीं अधिक सघन, अधिक जटिल और शुद्ध ऊर्जा वाली तरल ऊर्जा की बूंदों में बदल जाएगी। एक बार जब डू क्यूई परिवर्तन से गुजरती है
तो गुब्बारे के भीतर मौजूद डू क्यूई की गुणवत्ता और मात्रा में तुरंत बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसलिए इस विशाल डू क्यूई भंडारण के कारण एक डूशी स्वाभाविक रूप से कहीं बेहतर था। एक डू जे की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उनके डू क्यूई की श्रेणी और शुद्धता के संबंध में वे पूरी तरह से अलग थे। जियाओ यान का दिमाग धीरे धीरे भंवर से बाहर निकल गया। पहले की जांच के बाद जियाओ यान समझ सकता था कि इन तरल बूंदों के नाखून के आकार के होने के बावजूद डूशी बनने से पहले उसके हल्के पीले डू क्यूई का 1/3 तरल ऊर्जा की इन छोटी बूंदों में से एक बनाने के लिए आवश्यक होगा। इससे यह स्पष्ट था कि इस एक छोटी बूंद में किस तरह की ऊर्जा निहित थी। धीरे धीरे घूमते भंवर को देखते हुए जियाओ यान का दिमाग थोड़ा सा हिल गया। बैंगनी रंग के डू क्यूई के धागे तुरंत बाहर निकल आए और फ्लेम मंत्र क्यूई विधि द्वारा निर्धारित क्यूई पथों से गुजरने लगे। पूर्व निर्धारित क्यूई पथों में डू क्यूई के प्रवाह का अनुसरण करते हुए जियाओ यान बाहरी दुनिया में आसपास की हवा से रिसते हुए जियाओ यान की त्वचा को भेदते हुए और उसके क्यूई पथों में प्रवेश करते हुए अग्नि प्रकार की ऊर्जा के असंख्य धागे महसूस कर सकता था। बैंगनी रंग के डू क्यूई फिर उन्हें ले जाएंगे और क्यूई विधि का एक सही चक्र पूरा करेंगे। क्यूई विधि का एक चक्र पूरा करने के बाद जियाओ यान महसूस कर सकता था कि भंवर से निकले डू क्यूई के धागे कुछ मिनट पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और बहुत समृद्ध थे। एक चक्र पूरा होने पर डू क्यूई जो अधिक शक्तिशाली हो गया था, एक बार फिर भंवर में प्रवेश कर गया। ऐसा करते ही जियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप उठा। अंत में उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और याओ लाओ के चेहरे को देखा जो प्रत्याशा से भरा था। उसने अनजाने में अपने कंधे उचका दिए और असहाय होकर कहा, हुआंग क्लास मिडिल लेवल। यह केवल एक स्तर से विकसित हुआ है। हुआंग क्लास मिडिल लेवल? हाँ, यह अपेक्षित था। जियाओ यान के शब्दों को सुनकर याओ लाओ को कोई निराशा महसूस नहीं हुई। उसने अपने सामने उदास चेहरे को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। इस क्यूई विधि के विकास के लिए स्वर्गीय ज्वाला की विशाल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शुरू से ही यह बैंगनी ज्वाला आवश्यकता को पूरा नहीं करती थी। यह पहले से ही काफी अच्छा है कि इसने क्यूई विधि को मुश्किल से एक स्तर तक विकसित किया। इसके अलावा लॉ मंत्र की विशिष्टता पर भरोसा करके केवल मध्य हुआंग स्तर की क्यूई विधि अन्य उच्च हुआंग क्यूई विधियों से नहीं हारती। आपको संतुष्ट होना चाहिए। यह सुनकर जियाओ यान केवल एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सकता था। हालांकि वो जानता था कि यह असंभव है, उसका दिल चमत्कार होने का इंतजार करता रहा। शायद क्यूई विधि सीधे जुआन वर्ग क्यूई विधि में जा सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह चमत्कार थोड़ा काल्पनिक था। उफ, स्वर्गीय ज्वाला। बैंगनी ज्वाला को निगलने से मुझे पहले ही बहुत पीड़ा हुई है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत उल्लेखनीय नहीं है। अगर मैं वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला से मिला तो यह जानना मुश्किल होगा कि कौन किसको निगल जाएगा। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यान ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि याओ लाओ की वो भयावह सफेद रंग की ज्वाला कितनी भयावह थी जब वो दवा को परिष्कृत कर रहा था। अपने पूरे जोर से सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने अपने दिल में थोड़ी सी उदासीनता को दूर कर दिया। चाहे जो भी कहा गया हो, उसकी क्यूई विधि विकसित हो गई थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी बहुत समय था। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जियाओ यान को विश्वास था कि एक दिन वो एक असली स्वर्गीय ज्वाला को निगलने में सक्षम होगा और ज्वाला मंत्र को तियान वर्ग क्यूई विधि में विकसित करेगा जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है। ये देखकर कि जियाओ यान धीरे धीरे अपनी उदास अवस्था से उबर रहा था, याओ लाओ मुस्कुराया। चूंकि आप पहले से ही एक डूशी बन चुके हैं, इसलिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में हमारा प्रशिक्षण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। मैं इन टूटे हुए पहाड़ों को देखकर थोड़ा परेशान हूं। हाँ,
कल हम चले जाएंगे। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और जोर से सोचा, अगर हम यहां बिताए समय को गिनते हैं तो 3 साल के समझौते के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाने से पहले हमें केवल 8 महीने और समय चाहिए। यह सुनकर जियाओ यान का शरीर कांप उठा और उसकी नजर गुफा के बाहर की जगह पर घूम गई। काफी देर बाद उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि वो अब किस स्तर पर है। हे, आप आराम कर सकते हैं। शेष समय में मैं आपको दाडूशी बनने में मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डूशी स्तर के भीतर कुछ सितारों द्वारा पदोन्नत किया जाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। याओ लाओ ने विनम्रता से कहा। जब उसके शब्द इस बिंदु पर पहुंचे तो वो मुस्कुराने के साथ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुका। इसके अलावा भले ही कोई अप्रत्याशित कारण हो जिससे उसकी ताकत इतनी बढ़ गई हो कि वो आपसे कहीं ज्यादा हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये बूढ़ा शरीर घमंड नहीं करेगा। इस जिया मां साम्राज्य के भीतर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, भले ही वो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता यून यून ही क्यों न हो, जिसकी ताकत जिया मां साम्राज्य में शीर्ष 3 में शुमार है। मुझे कभी भी शिक्षक की ताकत पर संदेह नहीं हुआ। अगर तुम कहते हो कि यह संभव है तो मैं स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करूंगा। उसे शांत करने के लिए आश्वासन दिए जाने पर जियाओ यान को याओ लाओ के साथ अनुग्रह करते हुए बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। जियाओ यान के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान को एक घमंडी नजर देते हुए याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कल हम मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ देंगे। हमारा अगला पड़ाव जिया मां साम्राज्य की सीमा पर विशाल टैगर रेगिस्तान है। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, वहां प्रशिक्षण मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की तुलना में बहुत कठिन और अधिक खतरनाक होगा। आपको इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए। टैगर रेगिस्तान, मेरे 2 बड़े भाई उस क्षेत्र के आसपास लगते हैं। अगर मुझे समय मिले तो मैं अपने रास्ते पर एक नजर डाल सकता हूं। अपना मुंह खोलकर और मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपनी छाती थपथपाई और याओ लाओ से कहा, जब तक मैं बिना किसी प्रतिकूल दुष्प्रभाव के खुद को तेजी से मजबूत कर सकता हूं, आप मुझे कोई भी कठिन प्रशिक्षण दे सकते हैं। हा, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति। याओ लाओ हंसे, क्योंकि उनकी आंखों के कोनों में बुरे इरादे थे जब उन्होंने जियाओ यान को देखा। मुझे उम्मीद है कि जब वो समय आएगा तो तुम पीछे नहीं हटोगे, लेकिन उस समय तक अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पीछे धकेल दूंगा। अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जियाओ यान चतुराई से चुप रहा। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो। कल सुबह हम निकलेंगे। जैसे ही याओ लाओ रिंग में वापस जाने वाला था, उसका शरीर अचानक कांप उठा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक कहा, उस समय मैं टैगर रेगिस्तान गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि विशाल रेगिस्तान में एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई है। दुर्भाग्य से मैं इसे खोजने में कामयाब नहीं हुआ। यदि तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें मौका मिल सकता है। इतना कहने के बाद याओ लाओ ने जियाओ यान की चमकती आंखों को देखने की जहमत नहीं उठाई। उसका शरीर कांप उठा और रिंग में प्रवेश कर गया। स्वर्गीय ज्वाला अपनी मुट्ठी को कुछ हद तक उत्तेजित तरीके से कसते हुए जियाओ यान ने मुड़कर गुफा से बाहर निकल गया। बैंगनी ज्वाला की ताकत का परीक्षण करने के बाद और भी अधिक क्रूर और भयावह स्वर्गीय ज्वाला के लिए उसकी भूख भी बढ़ गई थी। मुझे इसे पाना ही होगा। युवक की दृढ़ कोमल आवाज, जिसमें थोड़ा लालच था, गुफा के अंदरूनी हिस्से में गूंज रही थी।